फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 10 जो कि गद्य विधा से संबंधित यूनिट है और आपके पाठ्यक्रम को देखिए ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो यूनिट 10 है वो गद्य की विविध विधाओं से संबंधित यूनिट है और कुल 14 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे एक एक रचना जो है अपने आप में अगर विस्तार से आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत टाइम टेकन है। उसी को ध्यान में रखते हुए गद्य विधा बैच 2026 जो है ये हिंदी और प्राइड ऐप जो है हमारा है उस पे ये लॉन्च किया गया है स्पेशली। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ये है नंबर, अगर आप क्लास में इनरोल करते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। 299 स्पेशली सिर्फ इस बैच का कॉस्ट है। 14 रचनाओं को बहुत विस्तार से मूल वाचन तथ्य सब कुछ, तो मुझे लग रहा है इसमें 100 क्लास लगभग हो जाएंगे मिला के, क्योंकि 841 पेज का तो संस्कृति का 4 अध्याय है। इसी तरीके से आप और भी जितना भी देखेंगे इसमें जो भी पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं 300, 400, 200 ऐसे करके पेजेज में है। तो ये बैच है और ये देखिए इस तरीके से आपका बैच लॉन्च है। यहाँ पे आप जब ऐप पे जाएंगे इस तरीके से शो करेगा गो टू कोर्स ओवरव्यू। यहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ से आपको प्राइस पे करके और इनरोल करना है। जब आप ऐप में जाएंगे तो ऐप में इस तरीके से बैच फीचर करेगा। जैसे यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय ये क्लास चल रहा है तो इसमें संस्कृति के 4 अध्याय भूमिका, उसका प्रकरण 1, प्रकरण 2 और प्रकरण 3 का पार्ट 1, ऐसे प्रकरण 3 का पार्ट 2, ऐसे करके सारा जो है यहाँ पे क्रम से पूरा क्लास रहेगा। और इस तरीके से जब आप ऐप ओपन करेंगे तो ऐप में ये फीचर होगा और ये इस तरीके से जो बॉक्स आएगा इसमें जो 3rd नंबर का बॉक्स है ये जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पेड कोर्स है, इसी वाले बॉक्स को जब क्लिक करेंगे तब आपको वो बैच गद्य विधा वाला फीचर होगा। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से गद्य विधाएं बैच 26 इसको जब व्यू करेंगे तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे और इनरोल कर देंगे। इसके बाद जैसे ही बैच में आप अंदर जाएंगे तो ये देखिए जो हिंदी और प्राइड करके ये आप वहाँ से जब सर्च करेंगे तो ऐप इस तरीके से आएगा। ये है हिंदी और प्राइड का करके, इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से। और जब बैच में अंदर जाएंगे तो जब ओपन करेंगे तो कुल 14 रचना है। तो क्रम से आपको जैसे एक कहानी अभी का वीडियो इसमें मिलेगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, मुर्दैया, ठकुरी बाबा, मेरी दिव्य यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, लेखक की डायरी, भोला राम का जियो, जामुन का पेड़, अरे आयावर, आप उधरी, एक लड़का की डायरी। बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है आपका। और इस तरीके से आप जाके सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेंगे, प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो जाके आपको चीज़ें जो है वहाँ पे मिलेगा। अब देखिए आज हम जो क्लास यहाँ पे करने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम में है अरे आयावर रहेगा याद। लेकिन आपको बता दें पूरे यूजीसी नेट जो 10 यूनिट में विभाजित है उसमें जो आपका 5वां यूनिट है यूनिट 5, यूनिट 5 जो है वो हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है। और उसमें आप देखेंगे अज्ञे जी की कुल 5 कविता लगे हुए हैं, जिनमें यदि हम क्रम से इन कविताओं को देखें तो वो इन कविता में जो है यह दीप अकेला इनका लगा है। यह दीप अकेला जो है बावरा अहेरी जो काव्य संग्रह है इनका 1954 में आया था, तो ये दीप अकेला जो है इसमें संग्रहित है। कलगी बाजरे की सिलाबस में लगा है। हरी घास पर छड़ भर 1949 में आया था, इसी में हरी घास पर छड़ भर नाम से कविता भी है और काव्य संग्रह भी है, इसमें ये संकलित है। असाध्य बीड़ा पाठ्यक्रम में है और आंगन के पार द्वार 1961, तो असाध्य बीड़ा काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। कितनी नाव में कितनी बार, ये कितनी नाव में कितनी बार नाम से काव्य संग्रह 1967 इसमें संकलित है। यानी देखिए अज्ञे जी को हम यहाँ पे बहुत विस्तार से इसलिए पढ़ लेंगे इस क्लास में क्योंकि जो भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी हम आपको बताएं यदि आप अज्ञे जी को यहाँ पे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या होगा। एक तो आप देखते हैं कि जो प्रयोगवाद है, प्रयोग यानी राहों के अन्वेषी कवि के तौर पे अज्ञे जी प्रयोगवाद के कह सकते हैं कि एक जो प्रयोगवाद का जो एक तरीके से जो हमारे बीच एक सिद्धांत आया, वाद आया, तो उसके अगुआ आप कह सकते हैं अज्ञे जी हैं। और इनकी 5 रचनाएं तो आपको यूनिट 5 में पढ़ने पड़ रहे हैं। इनके अलावा शेखर एक जीव ने आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगाया, उपन्यास 6 यूनिट जब कराएंगे उसमें आप देखेंगे। इसके अलावा 10वीं यूनिट में आप अरे आयावर रहेगा याद इन्हें पढ़ रहे हैं। बाकी यदि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो प्रयोगवाद में विशेष तौर पे आपको अज्ञे जी को पढ़ना ही है। तो इस पाठ्यक्रम के तहत ही हम आपको अज्ञे जी के संबंध में जितनी विशेष जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए वो ये मुख्य जो आपकी रचना है उसका वाचन से पूर्व बता देते हैं। वो सभी
कोई भी आप एग्जाम में बैठेंगे सभी के लिए समान जिससे उपयोगी होगा। इसलिए सबसे पहले जो है हम बहुत विस्तार से जिनकी रचना यानी अरे आयावर रहेगा याद पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये है तरीका कि हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें। इसके बाद हम जो मुख्य रचना उस पर आए। तो देखिए मुक्तिबोध जी ने इनको कहा है कि बुर्जवा जी का अंतिम अगर मुमूर्ष कवि कोई है तो वो अज्ञेय है। अज्ञेय जो है 7 मार्च 1911 को इनका जो जन्म है वो देवरिया जिले के कसिया स्थान यानी कुशीनगर स्थान में यहाँ पे जन्म हुआ था। तो 7 मार्च 1911 में ये देवरिया जिले के कुशीनगर में ये जन्म लिए और इनका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। बचपन अगर ये देखें तो क्योंकि ये एक तरीके से सारस्वत गोत्रीय पंजाबी ब्राह्मण थे और इनके पिता हीरानंद जो शास्त्री थे वो पुरातत्व विभाग में एक उच्च पदाधिकारी पे थे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे स्थान से स्थान दर स्थान इनको जैसे होता है कि पिताजी का ट्रांसफर होता रहे, तो इसी तरीके से इनको बचपन से बाल्यावस्था से नालंदा, पटना, लखनऊ, लाहौर, बड़ौदा, उटकमंड और मदारस बहुत सारे स्थानों पे बचपन से ही घूमने का अवसर मिला है। जब आप शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे ना तो बहुत विस्तार से इनके बारे में समझेंगे। तो बचपन से ही आप समझ लीजिए कि नगरों का भ्रमण इनका शुरू हो गया था, बहुत घूमने का अवसर मिला। फिर इनके पिता क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाते थे तो विद्वानों का संपर्क इनको बहुत ही मतलब लगातार आप कहेंगे कि भ्रमण पे हैं तो सुलभ था। और इनकी मृत्यु जो 1946 मतलब ये मृत्यु के संबंध में बताया जाता है कि इनका जो मृत्यु हुआ है वो इनका मृत्यु वहाँ पे गुरदासपुर में हुआ था। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में इनका प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुआ। इन्होंने 1925 में अभी क्रमशः अगर देखें तो इन्होंने 25 में हाई स्कूल कर लिया, 27 में इंटर करने के बाद 29 में जो बीएससी किए, फिर एमए अंग्रेजी से इन्होंने किया। फॉर्मन कॉलेज लाहौर से पहली श्रेणी में पास किए। फिर लाहौर में ही ना ये लगातार ये था कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आने लगे, जिससे 30 से 36 का दौर इनका विभिन्न जेलों में कटा। संपर्क में आए, हिंदुस्तान या रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी हुए। आज़ाद से जो है अज्ञेय जी का परिचय यहीं पे हुआ था। तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो है वो उस समय की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें भी बड़ी सक्रिय भूमिका में रहे हैं। उसमें आप अज्ञेय जी को देखेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन में ये सक्रिय भाग लेने के कारण जो है ब्रिटिश सरकार के कोपभाजन भी बने और 30 से 33 में इनको 2 बार लगभग जो है गिरफ्तार किया गया। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली की जेलों में रखा गया। आप शेखर एक जीवनी को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि उनमें शेखर का ही व्यक्तित्व है और वो घटना ही ये होता है कि फांसी के उससे शुरू होता है। तो इनका खुद का जीवन इसी तरीके से बीता है। और 1936 से 37 इनका सैनिक और विशाल भारत मतलब जो पत्र पत्रिकाओं में काम था, तो इन्होंने जो है सैनिक और विशाल भारत में काम किया। सन 1940 में संतोष जी के साथ इन्होंने सिविल मैरिज किया। फिर दूसरा इनका विवाह कपिला मलिक से हुआ था 56 में। और भारतीय संस्कृति में उन्होंने जो है पीएचडी उपाधि जो ली थी वो भारतीय संस्कृति में ली थी। और इसके बाद जो है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जैसे 1936 और 1937, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1936 में जो है इन्होंने सैनिक और 1937 में इन्होंने विशाल भारत के संपादकीय विभाग में काम किया। और 1947 जो है तो 1943 से लेकर 46 में ये ब्रिटिश सेना में भी रहे। और 47 का समय ऐसा है कि 1947 में इन्होंने प्रयाग से प्रतीक का प्रकाशन शुरू किया। और ये पत्र कुल मिलके देखें तो ये जो प्रतीक है, क्योंकि ये इलाहाबाद से इन्होंने प्रयाग से शुरू किया, तो प्रतीक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये 4-5 वर्ष चला है। प्रतीक पत्रिका जो है इनका 4-5 वर्ष चलकर ये बंद हो गया, लेकिन ये प्रयाग से इसका प्रकाशन होता था। 1947 में इन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया, यानी आज़ादी के समय। बाकी 43 में तो ये सेना में भर्ती होकर एक कैप्टन के रूप में कोहिमा फ्रंट पर भी गए थे। 46 में इनको वहां से मुक्ति मिली। 1950 में जो है ये ऑल इंडिया रेडियो जो है 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से भी जुड़े रहे। और यहाँ से इतना ही नहीं, यहाँ तो वो 1955 तक सेवा भी इन्होंने अपना दिया वहाँ पे। और 1961 में अमेरिका चले गए। फिर वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में है, इनकी नियुक्ति भारतीय संस्कृति और शास्त्र के अध्यापक के रूप में हुआ, क्योंकि इन्होंने जो पीएचडी उपाधि लिया था वो भारतीय संस्कृति में लिया था।
अपने देशों के प्रमुख स्थानों का भ्रमण तो इनके जीवन में बचपन से ही रहा, लेकिन 1955 में जब ये यहाँ गए तो वहां से यूनेस्को के निमंत्रण पर ये यूरोप गए, और फिर 1960 में जो है निमंत्रण पे इसी तरीके से इन्होंने जापान की यात्रा की। इसलिए आप जापान के संबंध में आप देखिए, जब चीनी लोक कथा पे हम असाध्य बीड़ा भी देखेंगे तो इन्होंने 60 में जो है जापान की भी यात्रा की। 50 से दिल्ली को इन्होंने अपना जो है अस्थायी निवास स्थान बना लिया था। तो कुल मिला के आप देखो कि अज्ञे जी हिंदी के एक शिष्टतम और गंभीरतम साहित्यकारों में से आते हैं। बड़े जागरूक, आत्मविश्वासी, एक वैविध्यपूर्ण जो परिपक्व कोटि दृष्टि जीवन में होनी चाहिए एक लेखक की, एक अकेले लेखक की, एक ऐसा लेखक जो युद्ध पर भी फ्रंट से लड़ रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियों से भी सेवा दे रहा है देश को, संसार की निरंतर चेतना के स्तर पर भी जीवित रह रहा है, और सब तक जैसे चीजों का संपादन करके नए कवियों को स्थान देके नई कविता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि 1943 जो एक तरीके से हम कहते हैं कि और युग के जितने भी कवि हैं, चाहे शुक्ल जी हैं या भारतेंदु जी हैं, जिनके नाम पे पूरा एक युग रख दिया जाता है, तो ऐसा क्यों ना हो कि प्रयोगवादी युग को 1943 को अज्ञेय युग कह दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा है। फिर ये दिल्ली लौटे, दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक है, एवरीमेंस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। 1980 में इन्होंने वत्सल निधि की स्थापना की। हाँ, इनको सम्मान जो मिला 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी से इनको सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी से 1979 में कितनी नाव में कितनी बार इसको जो है भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया गया। अब इनके देखिए प्रमुख कृति कौन कौन से हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। अब इनका सबसे पहले हम देखते हैं जो काव्य ग्रंथ महत्वपूर्ण है। एक तो इनका जैसे बावरा अहेरी है, इस पे कहते हैं खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है, जिसमें अहेरी किस चीज का प्रतीक है? अहेरी को देखेंगे तो अहेरी प्रकाश का प्रतीक है। अब ये कविता संग्रह में इनका देखिए भग्नदूत 1933। चिंता जो है वो चिंता 2 खंड में आया। चिंता का जो पहला खंड वो विश्वप्रिया नाम से है और दूसरा इसका है एकायन नाम से। तो चिंता 1942 में आया, भग्नदूत 33 में, चिंता जो है 1942 में। इत्तिलम आया 4 भाग में आया और इत्तिलम जो है 46 में आया। देखिए इत्तिलम जो 4 भाग में है, बंदी स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा नाम से इत्तिलम 4 भाग में आया। हरी घास पर छड़भर का समय क्या है? 1949। बावरा अहेरी, तो बावरा अहेरी इनका 1954 में है। इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में, इंद्रधनुष रौदे हुए। अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। आंगन के पार द्वार 1961। अब यहाँ पे एक चीज और देखना आपको, जो ये आंगन के पार द्वार है ना, ये भी 3 भाग में आया। आंगन के पार द्वार में ही अंता सलिला, चंद्रकांता शीला और एक असाध्य बीड़ा, जो असाध्य बीड़ा अपने पाठ्यक्रम में भी लगा है और इनकी लंबी कविता और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है अहम का विसर्जन और टेमिंग ऑफ द हार्प चीनी लोक कथा पे ये बेस्ड है। इसके अलावा कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। ये इनके काव्य ग्रंथ हैं क्रमशः और बहुत महत्वपूर्ण है। भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर छड़ बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। इनके महत्वपूर्ण कविताओं में जनपथ, राजपथ, केले के पेड़ और आजादी के 20 बरस ये चर्चित कविता है। जापानी काव्य शैली पर एक चीड़ का खाका, इन्होंने जापानी में हाइकू कहते हैं, वो भी लिखा था। इनके संबंध में कहा जाता है कि वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। कौन? बच्चन जी कहते हैं कि जो अज्ञे जी हैं ये अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। प्रसाद जी के संबंध में कहा जाता है कि जैसे कहते हैं विजय देव नारायण शाही की, जैसे प्रसाद हैं, उन्होंने क्या किया, अनुभूति जो किया उसको दर्शन में घुला दिया, और जबकि जो अज्ञेय है उन्होंने जो दर्शन है उसको फिर से अनुभूति में घुला दिया।
तो ये प्रसाद से अज्ञेय की तुलना का काम कौन करता है? विजय देव नारायण शाही करते हैं कि कविता के जरिए जो है अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने का काम किया। इसके अलावा जो है इनके काव्य संग्रह में महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, बाकी प्रेजेंट डेज एंड अंतर पोएम्स एक ये अंग्रेजी में था। कहानी संग्रह यदि देखें तो इनका है विपथगा परंपरा कोठरी की बात शरणार्थी जयदोल। तो विपथगा परंपरा कोठरी की बात शरणार्थी जयदोल ये अज्ञेय की कहानी संग्रह है। इनके अलावा उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ना। शेखर एक जीवनी यदि देखें तो इसको भी आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, और ये हम जब यूनिट 6 कराएंगे तो उसमें कराएंगे। पहला और दूसरा भाग में है नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत हम लोग करेंगे ही आज, अरे आयावर रहेगा याद, ये पाठ्यक्रम में है। इनके अलावा एक यात्रा वृत्तांत इनका एक बुझ सहसा उछली है। निबंध संग्रह में जो है अज्ञेय जी का सबरंग, त्रिशंकु, आत्मीन पद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आल बाल ये है। आलोचना इनका है त्रिशंकु और आत्मीन पद करके है, भवंती और अद्यतन करके है, संस्मरण स्मृति लेखा करके है, डायरियों में भवंती है, अंतरा है, शाश्वती है, विचार गद्य में संवत्सर है, नाटक इनका उत्तर प्रिय दर्शी है। बाकी इन्होंने जो है तार सप्तक तो आप लगातार देखेंगे कि 3 तार सप्तकों का हम क्रम देखते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने एक तरीके से तार सप्तक का प्रकाशन किया, और तार सप्तक हिंदी साहित्य में आप देखें तो एक अपना अलग ही स्थान रखता है। तो क्रमशः इन्होंने जैसे 43 में, 79 में करके पहला, दूसरा, तीसरा जो तार सप्तक, पहले को पहला तार सप्तक नहीं कहते हैं, पहला तो सिर्फ तार सप्तक नाम से है, बाकी फिर दूसरा तीसरा जो है इस तरीके से आता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना कि जैसे तार सप्तक कब आया 1943 में, तो इसको पहला तार सप्तक नहीं कहते, सिर्फ तार सप्तक कहते हैं। दूसरा कब आया 1951 में आया। तीसरा सप्तक कब आया 1959 में आया, और फिर इसी तरीके से तीसरा है, चौथा भी है, तो जो चौथा आया वो कब आया 1979 में आया। तो ये सप्तक हो गए। इनके संबंध में है कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं है, तो स्वतंत्रता की बात करते हैं व्यक्ति के, और ये भी कहते हैं कि उस साहित्य को कोई प्रतिष्ठा, यानी उस साहित्य को कोई, या उस साहित्य का कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकता जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। सांस्कृतिक अस्मिता के बिना कौन सी साहित्यिक प्रतिष्ठा हो सकती है। काव्य जो है वो सबसे पहले शब्द है, और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य क्या है, काव्य शब्द है। इलियट और एजरा पाउंड से अज्ञेय और शमशेर के अच्छे संबंध थे, ये कहा जाता है। तो ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है इतने विस्तार से जो है अज्ञेय जी को इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो इनका सिलेबस में जो है बहुत योगदान है। यूनिट 5 में भी है, इसके अलावा शेखर एक जीवनी को विस्तार से हमें पढ़ना ही है, और अरे आया और रहेगा याद यहाँ पे पढ़ना ही है। तो अब मूल कृति पे आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, है ना, ये ज़रूरी है, और आप इसको शॉर्ट पॉइंट नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, बहुत ज़रूरी है। अब जब आप देखेंगे तो जो मूल रचना है, और रचना को हम साथ में कॉन्सेप्ट के आपके कराते चलेंगे। तो देखिए इस तरीके से आता है, ये ध्यान रखना है आपको, याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं, चाहे उनका नाम नहीं लिया जाए। इस प्रकार कदाचित कलाकार अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सके। अब आपको यहीं पे बता दें कि अभी से, क्योंकि आप तैयारी करेंगे 6 मंथ के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम की गहराई को देखते हुए एक ही बार आप पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़िए, और कहीं ना कोई डायरी आप रख लीजिए, उसमें एकदम छोटे छोटे बिंदुवार शॉर्ट पॉइंट में चीज़ों को लिखते चलिए। अब जैसे मैंने अज्ञेय के संबंध में इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि अगर आप जैसे इसके पहले हमने किसको कराया, संस्कृति के 4 अध्याय, तो उसमें जैसे हमने दिनकर जी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दे दी, तो आप देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर जी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका यूनिट 5 में भी उर्वशी लगा हुआ है, तो अहम रोल है, दिनकर जी को वहाँ पे भी पढ़ना है। इसके अलावा जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, तो जब ये सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि के तौर पे तब भी दिनकर जी को पढ़ेंगे, तो क्यों ना आप दिनकर जी को बहुत विस्तार से पढ़ लें। तो जितने भी महत्वपूर्ण कवि लगे हैं उनका भी नोट्स आप बनाते चलेंगे। मैं जब इसको पढ़ा ही रही हूँ तो बहुत ढंग से, इसीलिए मैंने सिर्फ यूनिट 10
अभी बैच लॉन्च किया, जब ये सक्सेस होगा तो ही हम नेक्स्ट कोई बैच लॉन्च करेंगे। और क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो बहुत डिटेल में, चाहे 20 क्लास हो 25, मुझसे उससे मतलब नहीं है। उतनी गहराई से आप पढ़िए उस चीज़ को। आपको दिनकर जी को जिस तरीके से हमने अभी इसमें पूरा कराया है, यहाँ पे अज्ञे जी का, उसका पहले अज्ञे जी का नोट्स आप बनाएंगे। अब यहाँ से आपका मूल किताब जो शुरू होता है, और आपको क्या करना है, जब नोट्स बनाना तो संक्षेप में लिखना है। अब जस्ट जस्ट इसके बाद जो क्लास रिवाइज कराएंगे तो हम आपको पहले वाले क्लास का रिवीजन करा दिया करेंगे उसी में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले क्लास में हमने पढ़ा। अब जैसे मूल रचना जब आप पढ़ते हैं तो आता है, याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं, और कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं चाहे उनका नाम नहीं लिया जाए। इस प्रकार कदाचित अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सके। तो एक बिंब बनाते हुए आप चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद ये 5वें संस्करण की भूमिका में लेखक कहता है कि देखिए, पुस्तक का ये 5वां संस्करण दूसरे संबंधित संस्करण का पुनर्मुद्रण है। 5वां संस्करण है और दूसरा जो संस्करण है इसका पुनर्मुद्रण है। यूँ तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है, पर अरे यायावर रहेगा याद की बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन यह मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपनी यात्रा संस्मरणों में मेरा ये प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता पर टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्य यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये लोगों को कह रहे हैं कि अगर मैं यात्रा पे निकलता हूँ और आप सबके लिए एक यात्रा संस्मरण लिख देता हूँ, अरे यायावर रहेगा याद, या एक बूंद सहसा उछली, तो जब आप अपने जीवन में यात्रा करेंगे तो ये समझिएगा कि जो भ्रमण घूमना या देशाटन करना होता है, वो ये नहीं होता कि हमने अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग दृश्यों को देखा, या मनोरंजन भी नहीं है। आप जब कहीं पे भी घूमने जाए ना तो सिर्फ देश का दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन की दृष्टि से ना जाए, वो जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करेगा, वहाँ का कला साहित्य सब चीज से आप परिचित होंगे। यही वास्तविक सफलता है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और आप वहाँ के कल्चर से और कुछ नया सीखते नहीं हैं, है ना, तो वो आपका वास्तविक सफलता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो यात्रा संस्मरण है, मेरा ये प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो ये वृत्तांत बस एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्य यात्री जब भी जाए वो अपने को समृद्ध कर सके। तो एक तरीके से आपको इन्होंने एक संदेश भी दे दिया कि जब भी घूमने जाओ सिर्फ मनोरंजन या दृश्य परिवर्तन को ध्यान में मत रख के जाओ। वास्तविक सफलता आपकी घूमने की तभी सिद्ध होगी जब आप एक तरीके से कल्चर को समझेंगे, कुछ नया सीख के आएंगे। ये लेखक 5वें संस्करण की भूमिका में कहते हैं। अब जो इनका दूसरे संस्करण की भूमिका है, कहते हैं किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग लेखक के लिए एक प्रीतिकर आश्चर्य का विषय होता है, लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस भी होता है। क्या पुस्तक पुरानी हो गई है? क्या संशोधन अथवा संवर्धन से उसे नया किया जा सकता है? क्या ये नयापन हर लेख अथवा अध्याय का संशोधन मांगता है, या एक परिशिष्ट और पाद टिप्पणियों से काम हो जाएगा? अरे यायावर रहेगा याद कुछ वर्षों से अनुपलब्ध था। पुनर्मुद्रणों के बारे में स्वयं कुछ यूं भी उदासीन रहता हूँ और कुछ नए नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बना, लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न मेरे सामने आ गए। प्रस्तुत पुस्तक की यात्रा संस्मरण में स्थानों का जो ब्यौरा है, कुछ तो वो पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था, कुछ यात्राएं पिछले पिछले महायुद्ध के पहले की थी। पुस्तकाकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ है। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले लेख। अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। इन्होंने कहा कि देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ भूमिका या कुछ नया करना है, लेकिन देखने लगातार पुस्तक का डिमांड बढ़ता जा रहा है तो मन में भी आता है कि क्या किया जाए। तो पुनर्मुद्रण के बारे में स्वयं कुछ तो मैं उदासीन रहता हूँ, लेकिन जब 2-3 बार लोग कहते हैं तो लगा कि ठीक है भाई, सामने आना चाहिए। अब ये बताते हैं कि देखो, जो पुस्तक आपके सामने यात्रा संस्मरण गया है उसमें जो स्थानों का जो ब्यौरा दिया गया है
कुछ तो वो अगर आप देखेंगे पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था। मतलब जब पहले प्रकाशन हुआ था, जो स्थान वहाँ बताए गए थे वो पुराना हो गया था। कुछ यात्राएं पिछले महायुद्ध के पहले की थी। अब पिछले महायुद्ध की पहले की आप समझिए कि 2 महायुद्ध हुए हैं। 14 से 18 में पहला विश्व युद्ध और 1939 से 45 में दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला कह रहे हैं कि कुछ तो पहले ही पुराना हो गया। कुछ यात्रा जो है, जो हम पिछले महायुद्ध के पहले की थी, जब वो पुस्तकाकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, स्वाधीनता यानी 1947 के बाद हुआ। तो देश का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो इसी पुस्तक के पहले यानी पार्टीशन यानी विभाजन से पहले के जो लेख परशुराम से तुर्कम में जो भी वर्णित यात्रा का रास्ता बताया गया था, उसका एक बड़ा भाग तो देश से अब कट गया और देश की मर्यादा रेखा खैबर पार से सिकुड़ कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई। एक बड़े भूकंप के कारण वो पहाड़ ही धंस गया जो ब्रह्मपुत्र का आवर्त बनकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इसी तरह की कुछ और बातें भी हो गई जिनका उल्लेख पहले संस्करण में जोड़ दिया गया था, लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। जैसे पूर्वी अंचल में प्रशासनिक पुनर्संगठन से अब कई नए प्रदेश बन गए, जैसे अरुणाचल है, मेघालय है, नागादेश है, नागालैंड, मिजोरम है। हिमालय में भी नई सड़कों का जाल बिछ गया और किसी जमाने की जो मौत की घाटी अब तो पक्की सड़क के कारण साधारणता देखे तो सैरगाह बन गई। और जो वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में जब उस अभियान का स्मरण करता हूँ जिसका मैं एक सदस्य था, तब शोध के तत्कालीन उपकरणों पे हंसने का मन होता है। कहाँ आकस्मिक किरणों की खोज के लिए हमारा तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और हमारी किरमिच की नाव, और ये कहाँ आज के अंतरिक्षयान आ गए हैं और माप ही नहीं, माप का विश्लेषण भी करने वाले स्वयंचालित यंत्र आ गए। लेकिन स्पष्ट है कि अरे आयावर रह गया जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से जुड़ा होता है उतना ही उसके सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। और मुझे आशा है कि तथ्यों की दृष्टि से कुछ पुराने पड़ गए इन लेखों की यात्राएं आज भी रोचक होंगी, और उन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस यात्रा करेगा उनमें लेखक का सह यात्री तो उसे प्रीतिकर लगेगा। पहले संस्करण में चित्र कहीं ज्यादा थे। कागज और छपाई की तत्कालीन स्थिति में भी वो संभव था, पर चित्रों की छपाई उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब पहले संस्करण में चित्र तो कहीं ज्यादा थे और उस समय के लिए ठीक भी था, लेकिन दिक्कत ये ना कि वो अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। अब जो नया संस्करण उसमें ये सुधार हुआ है चित्रों को लेके, उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुंच के बाहर हो गए हैं। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज की स्थिति के कारण चित्र कम भी करने पड़े हैं। क्यों? इस संस्करण में आपको जो चित्र और इसके संख्या कम मिलेंगे, बाद की यात्राओं के भी है, लेकिन प्रयत्न ये किया गया है कि जो भी चित्र लगे वो अच्छे हों और छपाई भी पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। तो पहले भले ही चित्रों की भरमार थी लेकिन वो अच्छी नहीं थी। अब आप देखिए इसके संख्या में कम है, कुछ चीज़ तो हमारे चित्र कुछ तो हमारे पहुंच से बाहर है, लेकिन जो हैं कम भले हैं लेकिन वो बहुत छपाई में पहले की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षक है। अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया है। उस नए लेख का नाम है सागर सेवित मेघ अस्खलित। जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ था तभी से आकांक्षा थी कि पूरे देश को मैं पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक देखूं। परशुराम से तुर्खम की यात्रा से पूरब और पश्चिम के कुलाबे तो मिला लिए, उत्तर दक्षिण के छोर मिलाने की आकांक्षा को और प्रेरणा ही मिली थी। अंततः वो यात्रा भी हो गई और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से। उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे सकता जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
और उसमें भी मनोरंजक प्रसंगों की कमी नहीं थी, लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेखों के लिए उतना स्थान ही नहीं है। इसलिए लेख ने पूरे यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक चौखटा प्रस्तुत किया जिनमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृत्तांत प्रस्तुत करने का ये ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानापन दोनों होंगे, और स्वयं मेरे लिए भी। पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी की विस्मय भावना ले लेती है। पाठक इसे अपने अद्यतन पूर्वाग्रह का आरोप न माने तो कहूँ कि आज मैं आराम कुर्सी में बैठे बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई कर ले सकता हूँ। से पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में नहीं, इतिहास के आयाम में भी अग्रसर करती हैं। देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती चलती हैं। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब मेरी यात्राएं अगत्या आराम कुर्सी तक ही सीमित रह जाए, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। अभी मिथक के सहारे का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ कि वह यात्राओं का एक नया आयाम है। अरे यायावर रहेगा याद कि इस नए संस्करण को पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वो मेरे साथ पुरानी यात्राओं की आवृत्ति भी करे और नई यात्राएं भी करे, मानस यात्राएं जिनमें उनके मानस का भी उतना ही योग हो जितना मेरा, और ये दोनों का सहयोग सुखद और प्रीतिकर हो, ये लेखक कहता है। अब देखिए, सबसे पहले जब आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में सबसे पहले यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, याद कसक बन जाती है। आप इतना ही लिख के अगर रखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि याद कसक बन जाती है, ये किस यात्रा विवरण से है। फिर भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन नहीं है जब तक हम सांस्कृतिक तौर पे समृद्ध नहीं होते, वो लेखक कहते हैं। दूसरे संस्करण में बहुत सारी चीज़ें विशेष तौर पे दी गई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पिछले महायुद्ध का जिक्र किया है कि 1947 जब हम पार्टीशन यानी 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो भारत और पाक विभाजन होता है। तो इस तरीके से आप देखें, रेड क्लिफ लाइन खींच दिया जाता है, और रेड क्लिफ लाइन के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके खुद के देश के हिस्से उधर चले जा रहे हैं या उधर के इधर आ जा रहे हैं। तो इन्होंने जो 1947 से पहले जो ब्यौरा दिया होगा, क्योंकि पार्टीशन के बाद वो कौन सा देश कहाँ आ रहा है, कौन सा प्लेस कहाँ आ रहा है, सब इधर उधर हो गया। इसलिए कहते हैं कि देश के विभाजन से पहले जो पहले वाला लेख था, उस लेख में परशुराम से जो तुर्खम में हमने यात्रा का रास्ता बताया था, वो तो अब क्या हुआ, एक बड़ा भाग देश से कट गया, और जो देश की मर्यादा रेखा वो खैबर पार्क से सिकुड़कर अब अमृतसर लाहौर के बीच आ गई। और एक घटना और बताते हैं कि मैंने परशुराम कुंड का जिक्र किया था, लेकिन एक भूकंप आया, पहाड़ वाला धस गया, और जो ब्रह्मपुत्र का आवर्त बनकर ये परशुराम कुंड को आकार देता था, अब उसका भी पता नहीं है। इस तरह की कुछ और बातें थी जिनका उल्लेख हमने पहले वाले संस्करण में किया था। लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई। और क्या अंतर आया? पूर्वी अंचल में प्रशासनिक पुनर्गठन से कई नए प्रदेश बन गए। पूर्वी अंचल में आप देखिए, जब आप अपना भारत देश देखते हैं तो AMTM, इसको याद रखिए, AMTM। AMTM को हम क्यों कह रहे हैं इस तरीके से? अरुणाचल, मेघालय, T फॉर, अच्छा यहाँ पे त्रिपुरा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एक मेघालय है, डबल एम है, 2M। मेघालय है, मिजोरम है, और यहाँ पे यन है, तो यम यन, ठीक है। अरुणाचल है, मेघालय है, नागा है, मिजोरम है। पूर्वी अंचल में जो प्रशासनिक संगठन हुआ उससे नए प्रदेश में इन्होंने अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, क्योंकि आप वो 7 बहनों का वो पढ़ते हैं ना, राज्यों का, 7 सिस्टर, तो इन्होंने अरुणाचल, मेघालय और नागा देश, मिजोरम का जिक्र किया है। हिमालय में कह रहे नई सड़कों का जाल बिछ गया, लेकिन एक समय तो जमाने ऐसे थे कि वो जाल वगैरह बिछा नहीं था, तो मौत की घाटी जैसी स्थिति थी। अब पक्की सड़क के कारण वहां पे तो सैरगाह भी बन गए, लोग घूमने भी जाते हैं। अपनी बात याद करते हैं, वैसे ये BSc किए थे और ये वैज्ञानिक भी थे, रिसर्च में भी बड़ा काम किए, तो इसलिए कहते हैं एक बार मैं वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में गया था एक अभियान पे। तब का जमाना और था, अब का और है। तब का मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, जो रेडिएशन के लिए हम कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए गए, तो हमारा तोते का पिंजरा और विद्युत दर्शक और हमारे पास किरमिच की नाव थी, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या था? तोते का पिंजरे का जिक्र, विद्युत दर्शक और हमारी किरमिच की नाव। और आप अब देखिए कि अंतरिक्ष यान और माप ही नहीं, बल्कि
ऑटोमेटेड जितनी मशीनें चल रही हैं तो कितना एनालिसिस हो जा रहा है। और हम लोग पुराने थे तो क्या क्या लेके गए थे, तो अब तो हंसी आएगी ये सोच के। अब इन सारी चीज़ों से आप सोचेंगे कि इतना पुराना चीज़ हमारे यायावर रहेगा, याद क्यों पढ़े, निराशा भी आ लग सकता है। तब ये कहते हैं कि नहीं, पढ़ने का तरीका आप सोचो। ये स्पष्ट है कि यायावर रहेगा याद, जब पुस्तक आप पढ़ोगे ना, तो उससे ये मत सोचो कि हम कोई भौगोलिक या प्रादेशिक जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। ये आप यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने की नहीं कि हम अगर वहाँ घूमने जाएंगे तो हम किताब पढ़ के और टूरिस्ट गाइड का काम करवा लेंगे, उसके लिए नहीं है। ये पुस्तक प्रस्तुत ब्यौरा जो है एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है। जैसे अज्ञे जी एक व्यक्ति हैं, उनकी यात्रा का ब्यौरा है, उनका यात्रा संस्मरण है। और वो यात्रा आपको लगता है कि उन्होंने जितनी बाहरी की है ना, जब आप किताब पढ़ो तो ये समझो कि वो यात्रा बाहरी के साथ भीतरी भी है। और आप जब एक पाठक के तौर पे पढ़ने बैठना तो बाहरी और आंतरिक दोनों यात्रा करना। आप कहीं घूमने जाते हो तो बाहरी ही करते हो, यही तो उन्होंने शुरुआत में समझाया। आप घूमने जाते हो तो सोचते हो दृश्य परिवर्तन हो रहा, मनोरंजन हो रहा है, सेल्फी खींचा जा रहा है, याद बन रहा है। कह रहे हैं उन सब के साथ जहाँ पे भी जाओ, कभी भी कोई भी प्लेस पे जाओ, वहाँ के कल्चर से रूबरू हो, कुछ नई चीजें ग्रहण करो, तब तो सार्थक होगा आपका घूमना। इसलिए जब इस किताब को भी पढ़ो ना, तो उसमें ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा है, और वो जितना बाहरी आपको लगता है उतना ही आंतरिक हो। और अगर आपने आंतरिक आंतरिक यात्रा नहीं की तो कोई मतलब ही नहीं निकला इसका। इसलिए जितना स्थूल भू विस्तार से जुड़ा है, यानी जितना आप भारत को अगर कह रहे हैं कि इसकी भारत भूमि को, उतना ही उसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर भी पढ़ो, उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। आप एक टूरिस्ट गाइड, मान लो कोई एक प्लेस है, आप अक्सर देखिए कहीं घूमने जाइए तो एक टूरिस्ट गाइड होता है, जितना उसको पता होता है उसके बारे में, उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में, वो बार बार वही चीज रिपीट करता है, सबको बताता है। तो उस टूरिस्ट गाइड के सहारे तो जो सबको बता रहा वही आपको भी बताएगा। लेकिन अगर आप खुद से बहुत अलर्ट होके जाओगे तो कुछ आप नई दृष्टि से चीजों को समझ पाओगे। इसीलिए टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति तो एक ही यात्रा करेगा ना। लेकिन जब आप अज्ञे जी का यात्रा संस्मरण पढ़ रहे हो तो इनके सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा, यानी मैं अगर इसको पढ़ा रही हूँ तो अलग दृष्टि से पढ़ाऊँ, आप इसको पढ़ो अलग दृष्टि से पढ़ो, इसलिए ये अलग है। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही है। और प्रत्येक के लिए जो संस्मरण लिखने वाला लेखक है उसके मानस में प्रवेश करना चुनौती होता है। इसीलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। भले इसमें तथ्य पुराने हो गए, कोई दिक्कत नहीं। पहले संस्करण में इन्होंने बताया चित्र ज्यादा थे तो क्लियर नहीं थे, अब के में चित्र कम है लेकिन क्लियर है। अंत में इसमें एक नया लेख भी जोड़ा गया है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेख जोड़ा गया? सागर से विस्मय का स्खलित। और कहते हैं जब से मुझे एक यात्रा करने की आज़ादी मिली, एक इच्छा थी, हम पूरे देश को अगर देखें तो पूरे देश में नहीं, पूरब से लेके पश्चिम तक और दक्षिण से लेके उत्तर तक यात्रा कर डाले। तो जो परशुराम से तुर्कम की यात्रा हमने की थी, वो पूरब से पश्चिम के कुलाबे को मिला लिए थे। परशुराम से तुर्कम में कहाँ से? पूरब से पश्चिम मिलाया था। पर जो उत्तर और दक्षिण का छोर ना, वो आकांक्षा और प्रेरणा ही मिली थी। अंततः वो यात्रा भी हो गई, और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, फौजी कानबाई के सहारे नहीं हुआ, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से हुआ। और फिर कह रहे हैं उसका ब्यौरा भी उतनी विस्तार से दे सकता है जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा दिया, लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेख के लिए उतना स्थान ही नहीं है। इसलिए लेख ने पूरी यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक चौखटा ही प्रस्तुत हो पाया जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। तो इसमें पाठक को नयापन भी मिलेगा और पुरानापन भी, दोनों होंगे, और स्वयं इनके लिए भी है। और पुरानेपन में आपको क्या नया मिलेगा? पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी की बेस में भावना ले लेती है। पाठक इसे अपने अद्यतन पूर्वाग्रह का आरोप न माने। तो आज में कहते हैं कि मैं आराम कुर्सी पे बैठ बैठ के सोचूं ना तो भी अपनी पुरानी यात्राएं कर सकता हूँ। इसलिए पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में ही नहीं, इतिहास के आयाम में भी अग्रसर होती हैं। इस तरीके से जितने भी काम की चीजें थी हमने बता दिया इसमें। अब जो है यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये महत्वपूर्ण है, पार्श्व गिरी के, गिरी
पार्श्व यानी गिरी के पीछे देखें नम्र चीड़ों में, चीड़ों की चांदनी के संबंध में है कि पार्श्व गिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नदी है ज्यों दर्द की रेखा। विहग शिशु, विहग शिशु है वो मौन, देखिए मौन दीप ये सब इनके आप देखेंगे तो कविताओं में बहुत मिलता है। आगे जी का बहुत शांत प्रकृति के थे। तो विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर कर देखा उन नीड़ में, जैसे नीड़ का निर्माण ये घोंसले के संबंध में कहा जाता ना। विहग शिशु मौन थे नीड़ में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा मैं पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद आऊंगा। क्षितिज ने पलक सी खोली तमक कर दामिनी बोली अरे यायावर रहेगा याद। इसको ध्यान रखना है कि कहाँ से है ये पंक्ति और थोड़ा बिंब बनाते चलना है। अब देखिए सागर सेवित मेघस्खलित ये नया जोड़ा गया है, इसका नाम कन्याकुमारी श्री नंदा देवी है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, नया जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे। इन्होंने कहा कि हमने जो पूरब से लेके पश्चिम की यात्रा की वो परशुराम से तुर्खम कर लिया। हालांकि वो क्या बता रहे थे कि परशुराम से तुर्खम वाला यात्रा तो किए थे, लेकिन पार्टीशन 1947 में सब अलग बिलग हुआ तो वो जो कुंड था उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे आप कैसे याद करेंगे। इन्होंने कहा आप परशुराम से तुर्खम, आप कहीं पे भी यात्रा करते हैं तो गाड़ी से करते, गाड़ी में टायर होता है ना, तो टायर की राम कहानी बताए हैं पूरा। तो परशुराम यानी पूरब से पश्चिम की यात्रा, अगर ये परशुराम से तुर्खम जा रहे हैं मान लो, तो टायर से यानी गाड़ी से जा रहे हैं। परशुराम से तुर्खम क्यों जा रहे हैं, तो इन्होंने एक बताया था कि एक वैज्ञानिक शोध पे मैं गया था, किरणों की खोज, कॉस्मिक किरणों की खोज में किरमिश का नाव लेके वो सब लेके। तो मान लीजिए परशुराम से तुर्खम अगे जी जा रहे हैं टायर यानी ट्रक या ट्रैक्टर से, और एक राम कहानी उसकी बताते हैं। कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, ये किरणों की खोज के लिए। और किरणों की खोज में जाने का मतलब आपको देवताओं के अंचल में जाना है। अब देवता के अंचल में जाने का मतलब है कि वहाँ पे मौत की घाटी है, देवता के अंचल में मौत की घाटी है। आपने एलोरा, अजंता एलोरा गुफा सुना होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एलोरा की बात की गई है। और माजुली नदी, तो माजुली द्वीप है, तो एलोरा और माजुली और बहता पानी निर्मल। तो आपको इसको इमेजिन करके अनुक्रम को याद कैसे करना है कि अज्ञे जी कह रहे हैं कि मैं एक वैज्ञानिक खोज पे जा रहा हूँ, और वो टायर की राम कहानी, रास्ते में कैसे हमारा गाड़ी साथ नहीं देता, टायर पंचर होता, क्या होता है, वो यात्रा परशुराम से तुर्खम की है। उसके लिए हमें देवताओं के अंचल में जाना है और वो है मौत की घाटी। फिर वहां पे एलोरा माजुली और पानी बह रहा है। और नया चैप्टर सागर सेवित मेखलित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। तो कन्याकुमारी से नंदा देवी बोले थे ना कि हमारा जो है ये भी लास्ट में पूरा हो गया था, मतलब स्वतंत्र रूप से मैं यात्रा करना चाहता था पूरब से पश्चिम दक्षिण से उत्तर, तो वो कंप्लीट हो गया था। इस तरीके से है। अब इन्होंने 98 से लेके 105 पेज के बीच जो चित्र दिए हैं वो इसमें किन किन चित्रों का उपयोग किया गया है। इन्होंने इसमें जो चित्रों का प्रयोग किया है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो लोहित का उतारा, टमेई घाट, परशुराम कुंड का जिक्र किया है, चित्र भी प्रयोग किया है। अभी चित्र दिखाते चलेंगे इसमें जो भी है। तो परशुराम कुंड का है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का उतारा, टामेई घाट, तिस्ता नदी की दून का भी मानचित्र प्रयोग में लाया गया है, ताजमहल है, आगरा, नजीर अकबराबादी का मजार है इसमें। ये याद रखिएगा क्योंकि आजकल जिस तरीके से डीप क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चित्रों का इस्तेमाल किए थे। तो जैसे परशुराम कुंड का, ब्रह्मपुत्र का उतारा, टमेई घाट, तिस्ता नदी की दून का भी मानचित्र, ताजमहल, आगरा, नजीर अकबराबादी का मजार, ताजगंज, आगरा, लाहौर, और जो था ये लखनऊ और लाहौर जो हो गया, पहले वाला जो लाहौर था और जो हो गया, दोनों का फोटो है। एक भल्लड़ स्तूप का है, तक्षशिला का है, दर्रा खैबर का है, काफिला का है, मार नहर का है, श्रीनगर का है, कश्मीर का है, कॉस्मिक किरण अभियान का, कोशर नाग का है, डायोजनीस का टब है, किरमिच की नाव, तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक में वैद्युतिकी आवेश की नाप। ये तो इन्होंने जितने पृष्ठ से इतने जगहों का, प्लेस का वहां पे फोटो भी दिया है, चित्र भी दिया है।
और जो पृष्ठ 129 से 36 के बीच में आपको किन चित्रों से आपका सामना होगा? कुल्लू नगर का एक मंदिर है, जगत सुख मनाली मार्ग के धनखेत, ब्यास कुंड का चित्र है, ब्यास के पार एक अस्थायी पुल है उसका है, राहला में ब्यास का है। आप ये देखो इसमें ब्यास का कितना हो गया, ब्यास कुंड भी दिए हैं, ब्यास के पार एक अस्थायी पुल बना है उसका दिए हैं, राहला में ब्यास का प्रपात एक झरना वो भी दिए हैं। और जब रोहतांग मार्ग से जाएंगे ब्यास की घाटी का उसका दृश्य है, लाहौल की ओर मंडी, यानी आप समझो कि इसमें कुल्लू मनाली सब पूरा सैर कर लेंगे। ब्यास सुकेती के संगम पर शिव मंदिर है, मंडी में आप देखें तो वहाँ पे पंचमुख महादेव का है, लाहुली बच्चे का चित्र है, रोहतंग की जोत है, घाटी के रक्षक शिखर, रोहतंग की जोत पर गुम्फा में रुमाल बांधते हुए लेखक उसका चित्र है यहाँ पे। एलूरा रावण द्वारा कैलाश धारण का चित्र है, एलूरा नदी देवता का है, एलूरा चैत गुफा में बुद्ध मूर्ति का है। पृष्ठ 171 से 174 के बीच आप देखेंगे तो कन्याकुमारी सागर धौत सिकता तट का है, शिव भिक्षाटन मूर्ति, ऋषि और ऋषि पत्नियां स्तवन कर रहे हैं यहाँ पे, शिव रामेश्वर परिक्रमा पथ का है, पार्वती मीनाक्षी मदुरई का है, हिमांचली बाज के झुरमुर से नंदा देवी का है, और तिस्ता विमान चित्र है भारतीय वायविक सर्वे द्वारा तथा अन्य सभी चित्र और रेखा चित्र लेखक द्वारा। मतलब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसलिए मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या पता आप कभी खुद ना घूमे हो, लेकिन इसी बहाने लेखक ने कहा हम आपको घुमा देंगे। और जिन रास्तों के बारे में, जिन स्थानों के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, इस किताब के दौरान पढ़ते पढ़ते आपको उन सभी जगहों के बारे में पता चल जाएगा। ये किताब पढ़ने से क्या होता है, छोटी सी जिंदगी में आप कितना पढ़ लिख लेंगे, क्या कर लेंगे। तो इसलिए जब आप कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसी बहाने जैसे संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ाते वक्त आपको क्या क्या पता चल गया, किस नस्ल से हैं, निग्रो जाति, ऑस्ट्रिक जाति, या द्रविड़ हैं, आर्य हैं, या जाति कैसे आई, लैंग्वेज कैसे डिसाइड होते हैं, कलर कितने होते हैं, कितनी चीजें आपको पता चल जा रहा है। इसलिए जब भी आप यूजीसी नेट के सिलेबस को इतना बृहद स्तर पे देखें और उसको अवलोकन करते या आत्मसात करते समय ये समझिए इसी बहाने हम बहुत कुछ चीज़ों से परिचित हो पा रहे हैं। ये हमारा एक फाउंडेशन है हिंदी के लिए, वो आगे बहुत ज़्यादा हमें काम देगा। अब यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है, वहां तक पूरी चीजें हो गई। तो ये जो चैप्टर शुरू होता है परशुराम से तुर्कम एक टायर की राम कहानी से। यहाँ पे लेखक कहते हैं, यहाँ पे देखिए कहते हैं लेखक, जो पहले चैप्टर का नाम है परशुराम से तुर्कम एक टायर की राम कहानी। अब परशुराम से तुर्कम, ये समझिए कि हम पूर्वी से छोर से पश्चिमी छोर पे यात्रा कर रहे हैं, और इमेजिन आपको करते चलना है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप सोचिए इसको रट्टाफिकेशन करेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। आप ये समझिए कि इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से हम लोग भी अज्ञे जी के साथ एक कॉस्मिक किरण की खोज में निकल रहे हैं, और हमारी गाड़ी कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक यात्रा के बीच में क्या क्या पड़ाव आने वाले हैं, क्या क्या चीज हम देखते चलेंगे। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए कि ऐसा है कि हम भी संस्मरण के सहारे बिल्कुल अज्ञे जी की तरह यात्रा पे निकल रहे हैं। अब ये कहते हैं परशुराम से तुर्कम के रास्ते की कहानी में पहले कुछ दार्शनिक बातें करते हैं। दार्शनिक बातें ये करते हैं कि सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति क्या है? चक्र है, क्योंकि उसका आदि अंत कुछ नहीं है। मैंने देश की भिन्न भिन्न सकरी चौड़ी कच्ची पक्की उबड़ खाबड़ सड़कों पर लुढ़कते पुढ़कते अनेकों बार यही सोचा कि चक्राकृति में सौंदर्य के लिए बहुत अधिक नंबर चाहे ना भी पाऊं, अपनी आदि अंतहीन गति क्षमता का दावा तो कर ही सकता हूँ, और ये भी कह सकता हूँ कि स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा, मैं यानी वो मैं हूँ, या यूं कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई है, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ वो है चक्राकार की उद्भावना। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने चक्र की विशेषता बताई है। पहला क्वेश्चन, सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति क्या है? इन्होंने क्या बताया, इमेजिन करते चलिए आप। इन्होंने क्या कहा, सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो सबसे सर्वोत्तम चीज इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या माना है कि सर्वोत्तम चीज जो है वो चक्र है।
और आप भी उसको इमेजिन करिए, भले ही अच्छा बन रहा हो या नहीं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने सर्वोत्तम चीज़ को ये बताया कि ये चक्र जो है सबसे सर्वोत्तम चीज़ है। मैं अलग-अलग जगह पे रास्ता कर रहा हूँ, लेकिन चक्राकृति में आप सौंदर्य के लिए बहुत अधिक नंबर चाहे इसको देना जो मैं बनाई हूँ, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ। ये कौन कह रहा है? चक्र। और संस्कृति और सभ्यता में, जैसे संस्कृति और सभ्यता के बढ़ाने में, जैसे प्रस्तर युग, पाषाण युग था, तो जब तक अग्नि नहीं आया तो कुछ काम नहीं बना, और अग्नि के आने से एक कदम थोड़ा-सा उज्ज्वल दिशा में हम बढ़े। उसी तरह जब दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा, वो मैं हूँ। ये कह लीजिए कि देवताओं के, जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया होगा, उनसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अगर अग्नि निकल के आता है, तो ऐसे मानव का जो मन का रूप है ना, उसके महासागर के मंथन से, यानी मानव के मन के रूप को जब मथते हैं, तो जो श्रेष्ठ चीज़ आया है, वो चक्राकार की उद्भावना है। इसको इसलिए भी इतने अच्छे से पढ़िए क्योंकि अभी आप देखिए ना, जो गद्य आ रहा है, वो भी बहुत गहराई से आता है, और अगर आपकी समझ नहीं है ना विषय पे, तो आप गद्यांश को भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये मैं कह रहा हूँ तो चक्र मात्र के साधारण प्रतिनिधि की हैसियत से तो नहीं, व्यक्ति रूप में मैं एक अकिंचन यायावर हूँ। व्यक्ति के रूप में मैं क्या हूँ? एक यायावर हूँ, और अपने ही जैसे यायावर श्री इन पंक्तियों के लेखक जी का सहारा, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी का एक टायर हूँ। अब देख रहे हैं आप, इन्होंने चक्र को किससे जोड़ा है? इन्होंने चक्र को टायर से, और इतनी विशेषता, ये गाड़ी का एक टायर हूँ, उसके लिए कितना ज़्यादा इन्होंने पूरा एक आपके मन मस्तिष्क में एक बिंब रचा। अब ये कह रहे हैं कि चक्र मात्र के साधारण प्रतिनिधि की, यानी चक्र भी गोल है, टायर भी गोल है, उसी की हैसियत से तो नहीं, व्यक्ति रूप में मैं क्या हूँ? आकिंचन एक यायावर हूँ। श्री इन पंक्तियों के लेखक जी का सहारा, क्योंकि मैं उन्हीं की गाड़ी, यानी इनके ही गाड़ी का मैं टायर हूँ। और मैं जो राम कहानी कहूँगा, वो भी मेरी राम कहानी इसलिए है कि वो मेरे चालक की कहानी, यानी जो मुझे चला रहा है उसकी कहानी है। अपने अनुभव को दूसरे के, अपने मालिक के इतिवृत्त के रूप में कहना ही तो मर्यादा संगत है। वैष्णव भक्त जैसे राधा और कृष्ण के जीवन में अपने राग विराग ढाल देते थे, मैं अपने प्रतीक पुरुष को ही आधार बनाता हूँ। तुलना आपको, यानी तुलना किसको करना है? तुलना आपको बड़बोलापन लगे तो ना भूलिए कि जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा, उससे बड़ा कहाँ से आएगा? तो चालक की कहानी की, अगर वो चलाने वाला कौन है? वो चालक है। और जैसे एक वैष्णव भक्त है, वो राधा और कृष्ण के जीवन में अपने राग विराग को ढाल लेता है, उन्हीं को प्रतीक पुरुष आधार मानता है। तो जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा। अब इस गाड़ी के एक टायर के माध्यम से उस चलाने वाला और साथ में चल रहे हैं अज्ञे जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर पीटर रोलिंग स्टोन, हैव यू एनी मॉस? नो सर, नो सर, आई एम रनिंग एट ए लॉस। ये ध्यान रखना कि ये पंक्ति यहाँ पे आया है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा मुरीद होगा वैसा पीर होगा, और राधा कृष्ण को वैष्णव से जोड़ के, और चालक को चक्र से, वो क्या नाम है, टायर को चक्र से जोड़ा गया है। और मिस्टर पीटर रोलिंग स्टोन, हैव यू एनी मॉस? अपने प्रतीक पुरुष को, इनके प्रतीक पुरुष को मिस्टर रोलिंग स्टोन नहीं कहूंगा, यायावर कहूंगा। यानी वो क्या है? चलाने वाला यायावर है, उसको मैं मिस्टर रोलिंग स्टोन नहीं कहूंगा, पर बात तो वही है। अब यहाँ पे देखिए, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। यायावर को भटकते कितने साल हो गए हैं? 40 बरस। इंपॉर्टेंट हो गया, कितने हो गए हैं यायावर को? 40 वर्ष भटकते हुए। किंतु इस बीच ना तो वो अपने पैरों तले घास घास या मॉस जमने दे सका है, ना कुछ ठाठ जमा सका है। तो यायावर जो है इतने ही समय से नहीं चला, वो 40 बरस से भटक रहा है, और ना उसके पैरों के तले घास जमने दिया, ना कुछ ठाठ जमा पाया, और इतना ही नहीं, ना क्षितिज को कुछ निकट ला पाया। उसके तारे को छूने की तो बात ही क्या। कितने स्थल उसने देखे, जहां बैठकर उसने, कहाँ कहाँ स्थल देख लिया उसने। कितने स्थल उसने देखे जहां बैठकर ऋषियों ने देहों पर वाल्मीकि उगा लिए, जहां मुनि तपस्या करते करते पाषाण हो गए। अब जैसे ही मैं मुनि कह रही हूँ तो आपको तुरंत मुनि और ऋषि में अंतर याद आ रहा है। अगर आप संस्कृति के 4 अध्याय वाला जो है क्लास लिए होंगे, कि ऋषि किसको कहते थे, मुनि किसको कहते थे। ऋषि जो होते थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, मुनि के संबंध में कहा गया ये गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करते हैं।
बताया गया ना, बहुत विस्तार से संस्कृति की 4 अध्याय में ये बताया है, जब वहाँ पे तुलना करके आया हुआ है तब। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, यायावर ने बहुत से स्थल देखे, इतने स्थल देखे कि ऐसा भी देखा कि ऋषियों ने जहाँ देहों पर वल्मीक उगा लिए, जहाँ मुनि तपस्या करते करते पत्थर तक हो गए, जहाँ देवता जमकर पर्वत श्रृंग बन गए, पर्वत की चोटी हो गए, जहाँ मानव ने ऐहिक आकांक्षाओं वासनाओं से आजादी पा ली। किंतु यायावर ने समझा है कि देवता भी जहाँ मंदिर में रुके कि शिला हो गए, यानी जब भी देवता जिस मंदिर में वो रुके रुके वो क्या हो गए, शिला हो गए। और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गति गति गति। छुटपन में चीनी कहावतों का एक संग्रह छुटपन में चीनी कहावतों के एक संग्रह में जिस वाक्य ने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया था और जिसे उसने अपना गुरु मंत्र मानकर डायरी के मुखपृष्ठ पर लिख लिया था, वो क्या था? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यायावर के बारे में बताया गया है कि यायावर इतने स्थलों को देखा, उसने ऋषियों ने देह पर वल्मीक उगा लिए, मुनि तपस्या करते करते पत्थर तक हो गए, देवता जमकर पर्वत श्रृंग हो गए और मानो अपने ऐहिक आकांक्षा से मुक्ति भी पाई, ये भी देखा। उनके हिसाब से देवता जिस भी मंदिर में रुके शिला हो गए और उस शिला में प्राण संचार के लिए गति चाहिए, यानी चलते रहना चाहिए। और इनको चीनी कहावत आप देखेंगे, चीनी इनको जापान में भी जाने का मौका मिला था। हमने बताया था कि इनको किस तरीके से वहाँ पे यूनेस्को से बुलाया गया था, फिर ये जापान में गए और जापान पे भी इनकी चीनी लोक कथा पे आप असाध्य वीणा देखते हैं। तो कहते हैं कि जिस वाक्य ने इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ना, जिसको हमारे यायावर ने अपना गुरु मंत्र मान लिया है, वो इन्होंने अपनी डायरी के मुख पृष्ठ पर लिख दिया। और बात क्या थी वो? मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे, जहां भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। ये लिख लिया। अब यहाँ से शुरू होता है पूर्व असम। असम की बात कर रहे हैं। अब आप तुरंत अपने मैप में, इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो असम की बात की जा रही है। पूर्व असम। यायावर को असम में जब नौकरी, अब देखिए यायावर जो था उसको जब असम में जब नौकरी ही भटकने की मिली तब उसे लगा मानो क्षितिज का तारा कुछ निकट आ गया। किंतु जब जापानी अभियान बढ़ा और पछाड़ खाकर गिर गया और काम का दबाव भी कुछ हल्का पड़ा, तब उसने समझ लिया कि जल्दी ही इस सीमांत से स्थानांतरित होना ही होगा। इसलिए जब पूर्वी सीमा प्रांत के भी पूर्वोत्तर प्रदेश का दौरा उसके हिस्से पड़ा, तब उसने तत्परता से स्वीकार किया और दौरे के प्रोग्राम में भी कई ऐसे स्थान जोड़ लिए जो प्रायः दौरा करने वाले अफसरों की सूची में छूट जाया करते। मतलब जो चीज इंटरेस्ट लोग लेते नहीं, वो जहाँ दौरा करना पसंद नहीं करते, ये यायावर ऐसे हैं कि इनका मन है कि वहां पे भी उन सूची उनको भी जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, मैं वहां भी घूम लूं, चाहे इसलिए कि वो भला क्या काम होगा और चाहे इसलिए कि कौन आफत का मारा वहां जाएगा। मन ही मन ये भी ठान लिया कि दौरे पर ही अपने कार्यक्रम को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार बदल सकने के अधिकार का भरपूर उपयोग करेंगे, क्योंकि दौरे की पटरी से कुछ इधर या कुछ उधर या कुछ आगे ही तो कैसे कैसे स्थान पड़ते हैं। यायावर को इस बार जो ट्रक मिला, अब यहाँ पे देखिए उस ट्रक को ध्यान रखिए, उसके टायर की बात। और ट्रक जो है, टायर चलाने और जो जिस ट्रक से यात्रा करनी है, और यायावर अगे जी जैसी प्रकृति बता रहे हैं कि कितने घूमने के, कि दौरा करने पे जहाँ लोग नहीं जाते वहां पे भी इंटरेस्ट है घूमने का। यायावर को इस बार जो ट्रक मिला उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दौरा सब जगह का करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब कह रहे हैं कि यायावर को इस बार जो ट्रक मिला उसकी हालत बहुत अच्छी थी नहीं, कहूं कि उसमें एक टायर ही बस ऐसा था जिसका भरोसा किया जा सके। कितना टायर? एक टायर। बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनिए, बहुत बढ़िया है। एक ऐसा था जो टायर का भरोसा कर सकते थे। तो इसे मेरी आत्मश्लाघा मत समझिए। इंजन 18,000 मील रन कर चुका था और 18,000 फौजी मील कितने लंबे होते हैं वो भुक्त भोगी मिलिट्री गाड़ियां ही जानती हैं। कांच सब टूटे हुए थे। अब विशेषता देखिए उस ट्रक की, जो ट्रक मिला हालत अच्छी नहीं थी। एक टायर ऐसा था उसमें जिसका भरोसा किया जा सकता था, लेकिन उसमें भी आप देखिए क्या गड़बड़ था। इंजन 18,000 मील रन कर चुका है। 18,000 फौजी मील कितने लंबे होते हैं पता है। उसके कांच सब टूटे हुए थे ट्रक के। कार्बोरेटर उसका खराब था, तार उसके गल गए थे, बैटरी बदलने लायक थी, डायनेमो बीच बीच में चार्ज करना छोड़ देता था, ब्रेक कमजोर था,
तो इस पर यायावर को रात में गाड़ी चलाने का व्यसन हुआ। सोचिए कितने मनमौजी टाइप में है, इतनी समस्याएं उस गाड़ी में है अलग अलग तरीके से। अब देखिए जो कम थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है इसको इस कलर से कर रहे हैं। कांच सब टूटे है ना, कार्बोरेटर भी खराब है, तार भी गल गया, बैटरी बदल है, डायनेमो चार्ज करना पड़ा, ब्रेक कमजोर है। लेकिन यायावर को क्या हुआ, रात में भी गाड़ी चलाने का व्यसन है। यायावर रात में भी गाड़ी चलाएगा और वो बहुधा दूर दूर की मीटिंगें शाम को ही रखता है, जिससे घोर रात के सन्नाटे में सारी सड़क पर निर्बाध अधिकार हो, कहीं रुकना ना पड़े, पटरी से उतरना ना पड़े, किसी की धूल ना फाकनी पड़े और शांति से सोचा जा सके, नथुने फुलाकर काम रूपी रात की रहस्यमयी सुगंध ली जा सके। जब तब बीच राह में चौंक कर रुके हुए किसी वन्य जंतु की चमकती अंगार आंखें देखी जा सके, फिर वो खराहा हो कि लोमड़ी, सियार की, बनबिलार की, बघेला और रात की दौड़ में एक यह भी सुविधा थी, कभी कभी रैन बसेरी की समस्या अपने आप ही हल हो जाती थी। किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो, यायावर को चिंता नहीं है। वो गाड़ी स्वयं चलाता है, शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन योग यथेष्ट है, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आंखों को कोई कष्ट नहीं होता। विशेषता देखिए चालक की, शुक्ल पक्ष की रात है या पता नहीं, लेकिन शायद उसकी आंख में विटामिन या कैरोटीन इतना है कि बत्ती जलाए बिना भी वो चला लेगा। बल्कि ये स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है और चांदनी में पूरा प्रदेश दिखता है, जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त उठती है और परिवार परिवार पर काली पुत जाती है। तिनसुकिया से आगे कोई वर्कशॉप नहीं है तो क्या हुआ, यायावर के पैर में चक्कर है, दिमाग में चक्कर है। भ्रामरी योग में उसने जन्म लिया है तो किसने, उसके पैर में भी चक्कर है यायावर के, दिमाग में भी चक्कर है और भ्रामरी योग में वो जन्म भी लिया। और शनिचर शनिचर के 7:30 ही चल रही है। क्या भटकाने वाली इतनी शक्तियां उसकी रुकी गाड़ी को चला नहीं देंगी? कब उसे उत्तर पूर्व का सीमांत फिर छूना मिलेगा? कब फिर वो ब्रह्मपुत्र की समतल यात्रा का आरंभ बिंदु, परशुराम का तपोवन और कुंडिनपुर के उन महलों के अवशेष जहां बैठकर रुक्मणी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की होगी, गैंडे, हाथी, मिथुन, अरना, भैंसा द्वारा सेवित कदली वन, आबोर और मिस्मी और खामटी वन्य जातियों के आश्रयदाता सदिया सीमा प्रदेश के दुर्भेद जंगल देखने को मिलेंगे। और 4-5 दिन बाद ही तो माघ पूर्णिमा भी है, जिस दिन परशुराम कुंड पर मेला लगता है। निसंदेह यायावर का सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट में जाना बहुत जरूरी है। वहां उसे बहुत काम है और उसके लिए दौरे के प्रोग्राम में हेरफेर करना ही होगा। देखिए जाना तो था यायावर को, और उसका दिमाग चक्कर है, शनिचर के 7:30 में जन्मा है, क्या क्या विशेष बातें जो भी हो, लेकिन इतनी भी भटकाने वाली शक्ति उसकी रुकी गाड़ी को चला नहीं देगी। कब उसे उत्तर पूर्व का सीमांत फिर छूने को मिलेगा, एक ही तो मौका मिला है। कब वो फिर से ब्रह्मपुत्र की समतल यात्रा करेगा, फिर परशुराम का तपोवन, कुंडिनपुर के उन महलों को देख पाएगा जहां रुक्मणी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की थी। ये गैंडे, हाथी, मिथुन सेवित कदलीवन, आबोर मिस्मी जनजातियों के बारे में जिक्र है। खामटी उन जातियों के आश्रयदाता सदिया सीमा प्रदेश का दुर्भेद जंगल देखने को मिलेगा। और 4-5 दिन बाद ही तो माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के दिन परशुराम कुंड पर मेला लगता है। निसंदेह यायावर का सदिया फ्रंटियर ट्रैक में जाना बहुत जरूरी है। वहां उसे बहुत काम है और उसके लिए दौरे के प्रोग्राम में हेर फेर करना ही होगा। सैकुआ घाट असम रेलवे की छोटी लाइन का उत्तर पूर्वी अंतिम स्टेशन है। तिनसुकिया से 50-55 मील रेल की पटरी के साथ साथ सड़क जाती है। राह में डुमडुमा की अमेरिकी छावनी और फिर एक बड़ा चीनी सिविल लांग कर अनेक चाय बागान, नदी उपनदी और बेंत के जंगल पार करके सैकुआ घाट का बंगला पड़ता है। किंतु कोई सोच ले कि घाट पहुंचते ही नदी मिल जाएगी तो भूल करेगा। यदि नाम को घाट के बाद से नदी का पाठ शुरू हो जाता है, 2-3 मील और आगे बढ़कर फिर सड़क खो जाती है और मीलों रेती में चलना पड़ता है, तब जाकर कहीं ब्रह्मपुत्र का उतारा मिलता है जहां गाड़ी नाव पर लाद कर पार लगाई, तो गाड़ी नाव पर लाद कर पार लगाई जाती है। पार उतरकर फिर 2-3 मील रेती है और फिर सड़क पर चढ़कर सदिया का छोर मिलता है। कुछ आगे बाजार है और बाएं को मुड़कर 2-3 मील जाकर सदिया का दुर्ग, छावनी और कचहरी है। अब यहाँ से देखिए इन्होंने यात्रा के संबंध में क्या बताया।
इतनी चीजें तो देखनी थी। तिनसुकिया से आगे कोई वर्कशॉप तो था नहीं, तो क्या हुआ, लेकिन देखना इतना था। अब ये आगे की बात बताते हैं कि जो सैकुआ घाट, ये जो सैकुआ घाट है ये असम रेलवे की छोटी लाइन का क्या उत्तर पूर्वी अंतिम स्टेशन। तो असम रेलवे की छोटी लाइन जो है उसका उत्तर पूर्वी अंतिम स्टेशन का जिक्र है, सैकुआ घाट है वो। और जो तिनसुकिया अभी पढ़ेंगे, तिनसुकिया से कितना 50 से 55 मील रेल की पटरी के साथ साथ जो है, रेल की पटरी साथ साथ सड़क भी जा रहा है। और राह में क्या है, डुमडुमा की अमेरिकी छावनी, और फिर क्या है, एक बड़ा सा छावनी के बाद बड़ा चीनी शिविर। और उस चीनी शिविर को जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको वहां पे चाय बागान मिलेंगे, नदी मिलेंगी, बेत के जंगल मिलेंगे, और सैकुआ घाट का बंगला फिर पड़ेगा। अब ये समझिए कि ऐसा नहीं कि घाट पहुंचते ही नदी आपको मिल जाएगी, तो भूल होगी। घाट के बाद से नदी का पार्ट तो शुरू होता है वहां से, फिर आप पार्ट शुरू होगा तो 2-3 मील और आगे बढ़ेंगे तो सड़क गायब हो जाएगा, फिर पता लग रहा है रेती ही रेती दिख रहा है। तब जाके कहीं आपको ब्रह्मपुत्र का उतारा मिलता है, फिर गाड़ी को नाव पर लाद कर पार लगाया जा रहा है, फिर पार लगाने के बाद उतर रहे हैं, फिर 2-3 मील रेती ही रेती दिख रहा है, और फिर सड़क पर चढ़कर सदिया का छोर मिलता है, फिर बाजार है, फिर सदिया का दुर्ग है, छावनी है और कचहरी है। यायावर का ट्रक जो है, ये जो है ट्रक वो सर्किट हाउस पर जा रुका, मुझे तब विश्राम मिला। अब देखिए यहाँ पे कह रहे यायावर का जो ट्रक चले जा रहा था वो सर्किट हाउस पर जाके रुका और मुझे तब विश्राम मिला। यायावर ने कमरे में सामान जमाया और नक्शा लेकर बैठ गया। क्या लेके बैठा? नक्शा। शाम को अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से मिलकर भीतरी सीमा के पार प्रदेश में जाने का परमिट लिया गया और बाकी तैयारी अगले दिन पर छोड़ दी गई, ताकि इस बीच ट्रक की और मेरी कुछ खातिर कर ली जाए। उसको भी तो आराम चाहिए, इतना ज्यादा घिसा गया। सदिया सीमा प्रदेश तो है ही, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट सीधे गवर्नर के अधीन। देखिए यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है सीधे गवर्नर यानी राज्यपाल के अधीन होता है, और उसके तथा सदिया के सैनिक कमांडर के हाथ में संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है। भारत में ब्रितानी शासन को दृढ़ करने में किस तरह सीमा प्रांतों या पिछड़े प्रदेशों के पॉलिटिकल एजेंटों और ईसाई प्रचारकों का चोली देमन दामन का साथ रहा, इस अध्ययन के लिए असम के सीमा प्रदेशों का सा क्षेत्र और नहीं मिलेगा। यानी एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये जो इलाका है वो सीधे राज्यपाल के अंडर में आता है। सदिया सीमा प्रदेश तो है ही, यानी जो भी सीमा प्रदेश है, क्योंकि एक तरीके से संवेदनशील क्षेत्र भी है, सीमा है, सीमा प्रदेश है, तो ये पॉलिटिकल एजेंट सीधे गवर्नर के अधीन आता है और वहां का जो सैनिक कमांडर के हाथ में पूरी शक्ति होती है। और जो भारत में ब्रितानी शासन को दृढ़ करने में किस तरह सीमा प्रांत या पिछड़े प्रदेशों के जो पॉलिटिकल एजेंट और ईसाई ईसाई प्रचारक थे उनका चोली दामन का साथ रहा है। तो इसको जानेंगे, अगर आप इसका अध्ययन करें तो इस अध्ययन के लिए अगर आपको जानना है तो असम के सीमा प्रदेशों का क्षेत्र जो है ना उससे बढ़िया और क्षेत्र मिलेगा नहीं। तो यायावर प्रायः कहा करता है कि देश की पराधीनता सबसे अधिक अखरती है तो एक अपने हिमालय के अंग। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि सबसे ज्यादा जो है लेखक जो है एक तरीके से यायावर जो है क्या कह रहा है कि उसको सबसे ज्यादा क्या अखरता है। तो यायावर प्राय यही कहता है कि देश की पराधीनता सबसे अधिक अखरती है तो अपने एक हिमालय के अंग पे। आप देखो पॉलिटिकल एजेंट जो यहाँ पे होंगे, सैनिक कमांडर, ईसाई प्रचारक जो थे अपने यहाँ पे आए ब्रिटिशर्स, उनका चोली दामन का साथ है, वो कितना संवेदनशील क्षेत्र है। और जो अपना हिमालय का आप ये देखो कि इस तरीके से अगर आपका भारत का मैप है और ये आप देखेंगे जो भी सीमा प्रांत है, क्योंकि ये असम की बात कर रहे हैं, तो जो ये जो प्रांत है वो एक अपने हिमालय का ही तो एक्सटेंडेड रूप है। जब आप पढ़ते हैं तो हिमालय की जो एक अंग, संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट सुनकर और एक सीमा प्रदेशों में जाने की परमिट के लिए, अब उस प्रदेश में जाने के लिए हमें क्या है, फिरंगी पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में जाकर परमिशन लेना पड़ रहा है। देश की प्रत्येक सीमा क्या होती है? तीर्थ। ये कह रहा है लेखक, देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता। पर अपने ही तीर्थ तक जाने के लिए परदेशीय सत्ता के अहमन्य प्रतिनिधि का मुंह जो ना जैसे चुभता है उसे भुक्तभोगी जानते हैं। अब ये अगे जी को एक तरीके से देखिए, उस समय जब हम पराधीन भारत में हैं और हमारे ही देश की सीमा के एक राज्य में अभी भी आप जाएंगे तो वहां परमिट लेना पड़ता है, संवेदनशील क्षेत्र पूर्वोत्तर के।
तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि अपने ही देश के उसमें जाके और कहीं पे आपको अपने ही देश में सीमा में परमिशन लेना पड़ रहा, वो भी ब्रिटिशर्स का, तो कितना अखरेगा किसी व्यक्ति को जो देश का शुभचिंतक होगा। तो वो जो भुक्तभोगी वही जानता है। जो सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट में भी दो सीमाएं हैं। सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट में भी दो सीमा है, एक भीतरी सीमा, एक सीमा। यूं तो सदिया में घुसने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सदिया में घुसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आने का कारण, ठहरने की अवधि, मतलब सदिया में जो भी कोई व्यक्ति आएगा तो व्यक्ति के आने के पीछे क्या कारण है, ठहरने, कितना दिन ठहरना, ये ब्यौरा देना पड़ता है। पर भीतरी सीमा तक जाने के लिए व्यक्ति को और अधिक कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब ब्यौरा दो कितने दिन रहोगे, क्यों आए हो। किंतु इस सीमा के पार जाने के परमिट पॉलिटिकल एजेंट देते हैं और वो पाना सदा या सबके लिए सहल नहीं होता। माघ मेले के समय परशुराम जाने वाले यात्री जाकर उसी दिन लौटने का या रात भर ठहरने का परमिट तो फीस देकर पा लेते हैं। मतलब माघ मेला लगने वाला था तो परशुराम जाने वाले यात्री तो ठीक उसी दिन लौट आएंगे या रात भर रहेंगे, तो उनको फीस देके मिल जा रहा है परमिशन। अन्य समय का अन्य प्रकार के परमिट के लिए पूरी बाकायदा जांच होती है। अब सदिया से लगभग 40 मील आगे ये जो टमेई है, तो टामेई है, टामेई तक मोटर जाता है और ये सदिया से लगभग 40 मील है। और परशुराम के लिए फिर टामेई घाट पर ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पर लोहित कहलाती है, इसी का संस्कृत नाम जो महाभारत में मिलता है लाहित, वो पार करके 4-5 मील पैदल जंगल पार करना पड़ता है, किंतु 18-20 मील जाकर भी भीतरी सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो लेखक बता रहा वहां तक पहुंचने के लिए जो सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट है, दो सीमा है, भीतरी सीमा है, यहाँ तक पहुंचना कितना कठिन है। और ब्रिटिशर से वो परमिट हमें पॉलिटिकल एजेंट जो ब्रिटिशर्स है वो देते हैं। माघ मेला तो एक कारण होता है कि जाओ उसी दिन लौट आओ या फीस दे के चले जाओ, लेकिन उसी सदिया से लगभग कह रहे हैं कि अगर देखें तो 40 मील आगे इटामई तक मोटर जाएगा और फिर परशुराम के लिए फिर टमेई घाट पर ब्रह्मपुत्र, इसी का संस्कृत नाम महाभारत में लोहित है, वहां 4-5 मील पैदल जंगल पार करेंगे, फिर 18-20 मील जाकर फिर भीतरी सीमा पर पहुंच सकते हैं। सदिया से 3-4 मील जाकर ही ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी पार करनी पड़ती है। जब सदिया पहुंचेंगे वहां से 3-4 मील जाकर ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी पार करेंगे जो अब कुंडिल कहलाती है। उसको पार करने के बाद, उपनदी को पार करने के बाद, प्रसिद्धि ये है कि इस नदी के किनारे कुंडिनपुर की राजधानी थी और यहीं से जो रुक्मणी हैं उनको लेने कृष्ण आए थे। मतलब आप जैसे सदिया पहुंच गए, सदिया से 3-4 मील जो भी है जाकर आपको ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी पार करनी पड़ेगी। जैसे ही आप उपनदी पार कर रहे हैं तो उपनदी जो पार करती हैं, उपनदी पार करनी पड़ती, जो अब उसी उपनदी को बोल रहे हैं वो कुंडिल कहलाती है और वो किनारे कुंडिनपुर की राजधानी है। प्रसिद्धि इसी नदी के किनारे कुंडिनपुर की राजधानी भी है और यहीं पे रुक्मणी को लेने कृष्ण आए थे। पुरानी रिपोर्टों से ये पता चलता है कि शताब्दी के आरंभ में भी यहाँ अति प्राचीन परकोटे आदि के खंडहर थे, किंतु जहां इनके पाए जाने का वर्णन था वहां पर नए सर्वे के नक्शों में लिखा है, यहाँ पे जहाँ पे पाए जाने का एक नक्शों में मतलब वर्णन है, लेकिन यहाँ पे कह रहे नक्शों में ये लिख दिया गया है इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट, यानी ये अभेद्य जंगल है, कुछ नहीं खोजबीन कर सकते। और अभेद्यता काव्योचित अतिरंजना नहीं है, ये यायावर ने स्वयं परख कर देख लिया। इस नदी पर पुल नहीं है और गाड़ी को नौका पर लाद कर पार करना पड़ता है। जब तक ये हो तब तक यायावर ने नदी मार्ग से उस जंगल में घुसने की सोची। देखिए यायावर को देखिए जरा, मतलब वहां पे पुल तो है नहीं और गाड़ी को अगर ले भी जाना तो नौका पर लाद कर ले जाना है। जब तक ये होगा तब तक यायावर ने सोचा कि नदी मार्ग से क्या करते हैं, उस जंगल में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्थल से दुर्भेद जंगल डोंगी में बैठकर जाने वाले के लिए उतना दुर्भेद नहीं रहता। पर जल्दी उसने समझ लिया कि 2-4 दिन की फुर्सत ना हो तो पड़ताल करना भी व्यर्थ है। क्या ही पड़ताल करेंगे, ये भी है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जिसने वो नहीं देखा वो नहीं मानेगा कि संस्कृत वाक्यों में कदली वन में विचरते हाथियों का जो वर्णन मिलता है वो अक्षरशः सत्य हो सकता है। जंगली ही सही, केले के इतने बड़े जंगल की 2 घंटे मोटर दौड़ा कर भी पार नहीं हो पा रहे।
और उनकी चिकनी गहरी हरी छांव में कहीं हाथियों के झुंड और कहीं बड़ी शालीनता से घूमते मिथुन। और मिथुन अर्नब ऐसा ही होता है कि तू अर्ने भैंसे से कहीं अधिक गठे शरीर वाला और फुर्तीला वन्य जातियां सभी मिथुन को पूज्य मानती हैं, और कुछ जातियां अपने को मिथुन कुलोत्पन्न बताती है और मिथुन को अपना पूर्वज मानकर पूजती है। कहीं कहीं मादा मिथुन पालते भी हैं। 12-1 मील जाकर होलू गांव का एक छोटा पड़ाव पड़ता है, जहां अमेरिकी सैनिकों ने शायद रेडियो चौकी बना रखी है। पॉलिटिकल एजेंट ने बताया था कि यहाँ के सैनिकों ने मिथुन के धोखे में उन लोगों ने मिस्मियों की कुछ भैंसें मार डाली थी। फिर एजेंट के बीच बचाव करके हर्जाना दिलाने पर किसी तरह निपटारा हुआ। अमेरिकी प्राय किसी के भूलेखे में किसी को मारने और फिर हर्जाना भरते रहते हैं। वह उनको समझ नहीं आता, वो किसी को समझ के किसी को भी मारते हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं हो जाए, वहाँ कुछ देर के लिए खाकी वर्दी बहुत अप्रिय हो जाती है, लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वनवासियों के लिए सब फौजी एक हैं। और फिर फौजियों में आपस में भले ही ये हो कि अंग्रेज अमेरिकी को मूर्ख कहे, अमेरिकी अंग्रेज को असामाजिक या हिंदुस्तानी, एक को दम्भी और एक आवारा। तभी यायावर इस प्रदेश में विशेष सतर्क भाव से मोटर चला रहा था, मतलब इसी विशेष भाव से कि भाई ऐसा कुछ गड़बड़ ना कर दूं। कुछ राह चलते मिस्मियों ने जो है हाथ उठाकर गाड़ी रोकी, तो उसने रुक कर 4-6 को पीछे बिठा तो लिया और मुड़ मुड़ कर उनकी ओर को उन्हीं किसी खुली चौड़ी हंसी हंसता देखता रहा। पर मन ही मन सोचता रहा कि इनके कंधों पर कसे हुए तीर धनुष और कमर में खोसे हुए खाने किस किस काम आ सकते हैं। पर अपने अपने पड़ाव पर ये अतिथि उतरते गए और एक अद्भुत मूर्धन्य स्वर में धन्यवाद देकर और हंसकर चलते गए। तीजू के बाद और एक अद्भुत तीजू के बाद जब अंतिम कुछ मील के जंगल में प्रवेश हुआ, तब उसकी अत्यंत ऊंची नीची काई और कीचड़ की फिसलन भरी कच्ची सड़कें पार करने के लिए ट्रक में रह गए केवल यायावर। उसका अनुचर कौन रह गया था? जीत बहादुर लामा। इंपॉर्टेंट हो गया। सब तो आए और निकलते गए तीर धनुष वाले, लेकिन सड़क पार करने के लिए ट्रक में केवल लास्ट में अनुचर जीत बहादुर लामा। और कौन था साथ में? कुंदन सिंह, जो कभी कौन था, शिलंग में नगर पालिका का मेहतर हुआ करता था, किंतु यायावर के साथ पहले वो अर्दली हुआ था, फिर ट्रक का क्लीनर हुआ जिसके लिए वो वेतन पाता था, नौसिखिए ड्राइवर का, और जिसको अगर कभी ड्राइवर साहब कहकर आवाज दे देता तो वो ऐसा विभोर होकर झूमने लगता मानो अब गिरा अब गिरा। तो इसकी कहानी भी बड़ी अलग है। इनके साथ अनुचर जीत बहादुर लामा और कुंदन सिंह, जो अभी शिलंग में नगर पालिका का मेहतर था, कभी अब मेहतर था, लेकिन फिर यायावर के साथ पहले वो अर्दली हुआ था, फिर ट्रक का क्लीनर हो गया, ट्रक को साफ करने वाला, जिसके लिए वो वेतन पाता था, नौसिखिए ड्राइवर का। मतलब वो ट्रक का क्लीनर था, ट्रक को साफ करने वाला था, लेकिन वेतन उसको नौसिखिए ड्राइवर का मिल गया था। और जिसको अगर कोई कभी ड्राइवर साहब कह दे तो बड़ा खुश हो जाता था। जंगल पार हुआ। जंगल पार करके पेड़ों के तने जोड़कर बनाए हुए काठ घर के नीचे ट्रक रुका। मतलब जंगल क्रॉस करते हैं और पेड़ के जो तने हैं उन तनों को जोड़कर एक काठ का लकड़ी का घर बना, उसके नीचे ट्रक रुका है। और ये है टमेई का पड़ाव, जहाँ पे ट्रक रुका है, टामेई का पड़ाव, जहाँ से उत्तर को एक रास्ता रीमा उत्तरी बर्मा को जाता है। कभी ये जो है भारत और चीन को जोड़ने वाला एक रास्ता रहा होगा, पर अब नहीं है। उन दिनों अवश्य इसकी नई सर्वे हुई थी और सड़क बनाने का विचार हो रहा था। आरंभ का कुछ अंश बना भी था। पड़ाव के कुछ आगे ही मिस्मियों की छोटी सी बस्ती थी। कई एक नंग धड़ंगे बच्चे आकर ट्रक को देखने लगे। वहीं पर रुका था ट्रक। 2-3 फलांग जाकर लोहित का किनारा मिला। नदी यहाँ बेगवती थी, तेजी से बह रही थी। निर्मल जल में नीचे पत्थर भी दिख रहे थे, पर यहाँ भी उसका रूप वैसा था जैसा पहाड़ छोड़ने पर नदी का होता है, लगभग जैसा ऋषिकेश में गंगा का। यद्यपि यहाँ की जंगल की तुलना नहीं है। नदी पार करके 4 मील का रास्ता जंगल में बीच बीच में खुला घास भरा प्रदेश था, जिसमें महाकाय सेमल के धवलगात पेड़ मानो आगमिष्यत रक्त प्रश्नों की सुलगती हुई पूर्व अनुभूति से कंटकित हो रहे थे। और कहीं कहीं किंसुकों के झुरमुट
कुछ ही दिन में इनमें आग खिल जाएगी, पहाड़ियों के पार्स को चिपटती हुई लपलपाती एक के बाद एक रूख को लीलती हुई ऊपर तक फैल जाएगी और बालुका के पीले उत्तरीय में लिपटा हुआ ब्रह्मपुत्र का नीलगात मानो वसंत श्री के लाल चुंबनों से मुद्रांकित हो उठेगा। फिर धीरे धीरे नद उमड़ेगा और उसका उद्बुद्ध पौरुष आसपास के प्रदेश को लील लेगा और अपनी सफलता के खेद से खिन्न और गंदला हो उठेगा। किंतु रूपक को और दूर तक खींचना आवश्यक नहीं। चट्टानों के बीच की गली से होकर यायावर एक कुछ खुली जगह पहुंचकर ठिठक गया। सामने उसको दिखा परशुराम का कुंड। तो भाई परशुराम कुंड तक पहुंचने में जो है लेखक ने जो है बहुत दुर्भेद्य जंगल को पार किया और उसमें साथ में सब तो रहे नहीं, है ना। वो जब देख रहा है कि आप कदली वन के संबंध में अगर कभी आपने संस्कृत में सुना होगा तो 2 घंटे मोटर दौड़ा कर भी पार ना हो पाए। वहां पे आप हाथियों की झुंड वगैरह देखो। फिर 12-1 मील जब क्रॉस करो तो होलू गांव का छोटा पड़ाव मिला। होलू गांव में अमेरिकी सैनिक शायद रेडियो चौकी बनाए थे। कभी वो लोग मिथुन के धोखे में मिस्मियों की भैंसे मार दिए थे तो पता लगता लड़ाई वड़ाई हो जाता था। फिर अनुचर जीत बहादुर और कुंदन सिंह बचे थे और कुंदन सिंह के ही बारे में सब बताते रह गए ये। और जहाँ पे ये नीचे जाके काट घर में ट्रक रुका था जंगल पार करके वो टमेई का पड़ाव था। और टमेई जहाँ था मान लो कह रहे हैं ये मान लो टमेई है, ठीक। और टमेई का पड़ाव है, यहीं से आप उत्तर की तरफ जाओगे तो एक जो है उत्तरी वर्मा को रास्ता जाता है। अब कह रहे हैं भारत और चीन को जोड़ को मानने वाला रहा होगा लेकिन अभी नहीं है। और वहीं पे मिस्मियों की छोटी बच्ची थी तो मिस्मियों के बच्चे आते रहे। वहीं पे लोहित का किनारा भी था। और ऋषिकेश में गंगा की जो स्थिति वो तुलना कर रहे हैं। नदी पार करके 4 मील का रास्ता और था। फिर वहां पे जंगल में बीच बीच में क्या क्या दिखता था, महाकाय सेमल के धवलघात पेड़, किंसुकों के झुरमुट। और इन्हीं में कहते हैं कि कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा आग खिल जाएगा। और फिर क्या क्या वो करेगा उसके संबंध में बताते। लेकिन कुल मिला के अब सामने पहुंचे परशुराम का कुंड दिख गया है और यात्रा भी यहीं का हो रहा था। ये जो कुंड है वास्तव में ब्रह्मपुत्र की धारा का एक ही आवर्त है। कुंड जो है वास्तव में ब्रह्मपुत्र की धारा का ही एक आवर्त है। आवर्त नद जब समतल भूमि में जो नद होता है जब वो समतल भूमि में प्रविष्ट होता है तब मानो महासागर में अपनी चरम निष्पत्ति की खोज में अभिनिष्क्रमण का निश्चय करके भी एक बार वो पीछे मुड़कर महान स्थित चेता हिमालय का दर्शन कर लेना चाहता है, जिसके आश्रय में उसने अपनी लगभग आधी यात्रा हंसते खेलते उछलते कूदते ही तय कर ली है। मंडलाकार घूम कर हिमालय की चरण रज लेकर यानी धूल लेकर फिर वो धीर गति से आगे बढ़ जाता है। आवर्त की दाहिनी ओर जहां धारा पहले टकराती है कुछ ऊंचाई पर पहाड़ के पार्श्व से एक सोता फूटता है और जिसका जल आकर कुंड में पड़ता है और ये सोता ब्रह्मधारा है। बाईं ओर जिस शिखर के पैर छूता हुआ वो ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ता है, उस पर एक छोटा सा मंदिर है। यायावर जो है जहां खड़ा होकर दृश्य देखता है वहां पीछे जस्ते की चादर और लकड़ी की कई एक कोठरियां हैं। जस्ते की चादर लकड़ी की कई एक कोठरियां हैं जहां यात्री रात में ठहर सकते हैं। यायावर ठिठक कर देखता रहता है। इस तरह कभी परशुराम भी वहीं पर ठिठक कर क्षणभर दृश्य को देखते रहे होंगे और तब उन्होंने जाना होगा कि उनका स्वप्न ठीक था और यहाँ उनकी आत्मा शांति पाएगी। तब उन्होंने नीचे उतरकर स्नान किया होगा और मनस्ताप मिटाने का उपक्रम करने से पहले शरीर की क्लांति धोई होगी। कथा है कि पिता की आज्ञा से मातृ वध यानी माता का वध करने के बाद जो है परशुराम यानी ये कथा है कि पिता की आज्ञा से जो है माता का जो वध करने के बाद जो परशुराम के मन में ग्लानि हुई और वो पिता के आश्वासन देने पर भी अपने को मातृघात के महापातक से मुक्त नहीं कर पाए। बहुत तपस्या करके भी जब उनके मन से पाप का कलुष नहीं धुला था तब एक दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें ब्रह्मपुत्र के इसी कुंड में स्नान करने का आदेश किया और कहा कि वहां तपस्या करने से उनके मन का परिष्कार होगा। परशुराम खोजते हुए इस स्थल पर पहुंचे कुंड में और फिर ब्रह्मधारा के नीचे स्नान करके उन्होंने तपस्या की और पाप के बोझ से मुक्त हुए। तो कितना प्रसिद्ध है ये स्थान है। यायावर ने क्या किया फिर उस कुंड में और फिर धारा के नीचे स्नान किया। कुंड का जो जल था वो बर्फ सा ठंडा है। कुंड का जो जल था वो बर्फ सा ठंडा है, सोते का जल गर्म। अतः इसी क्रम से स्नान करना अत्यंत सुखद सा लगा। स्नान से पाप धुल जाते। पाप तो दिखते नहीं है अतः उनके दृश्य प्रतीक के रूप में जिन वस्तुओं से स्नान किया जाता है उन्हें कुंड पर ही देखिए। पाप तो दिखेगा नहीं
तो पाप नहीं दिखेगा तो जिन वस्त्रों से स्नान करते हैं आप, उसको ये है कि कुंड पर ही छोड़ देने की प्रथा है, वहीं छोड़ दो। इस सरल उपाय से यात्री अपने पाप वहीं छोड़कर चले आते हैं। वस्त्र छोड़ दो, पाप गया। यायावर जब गया तब तो कुंड पर सन्नाटा था, पर संक्रांति आदि के स्नानों पर जब भीड़ लगती है, तब जो मुमुक्षुओं से अधिक उत्साह उनके पाप मोचन के लिए वहां जुटे हुए जो मिस्मी है, मिस्मी जनजाति स्त्री पुरुष वो दिखते हैं। मुमुक्ष नहा कर निकले ना निकले कि मुक्ति पथ की ये सहायक उनकी धोती गमछा लंगोट जो कुछ भी हो वो खींच लेते हैं। और कभी कभी मुमुक्ष को उस परम निष्पाप अवस्था में ही अपने सूखे कपड़ों तक जाना पड़ता है। इसका विरोध संभव नहीं है, ये रीति चली आई है और सभ्य मुमुक्षुओं के पाप का बोझा इस प्रतीक के द्वारा ढोने का अधिकार सदा से असभ्य उपत्यकावासी मिस्मियों का रहा है। विकसित नागरिक सभ्यता के पापों का बोझ अविकसित बेचारे जो वन्य जाति हैं वो, देखिए एक चीज ये भी कहा गया, जो विकसित नागरिक सभ्यता का पाप होता है ना, ये जो विकसित नागरिक सभ्यता के पाप का बोझ है ना, वो कौन ढोता है? ये जो अविकसित वन्य जाति वो ढोते हैं। इस सत्य की यह रीति स्वयं कितना अर्थपूर्ण प्रतीक है, इसकी ओर कदाचित दोनों ही पक्षों का ध्यान कभी नहीं जाता। ट्रक तक पहुंचते ना पहुंचते दिन छिप गया। गाड़ी का डायनमो चार्ज नहीं करता, अतः बत्ती तो जलाई नहीं जाएगी। अब ट्रक की स्थिति तो वही है ना, ट्रक तक आते आते जो है दिन तो छिप गया और डायनमो चार्ज नहीं करते और बत्ती तो जलाई नहीं जाएगी। अंधेरे में ही गाड़ी चलाना होगा। जितनी जल्दी हो सके जंगल का पहला बहुत घना और कीचड़ वाला जो खंड वो पार कर लिया जाए। उसके बाद पक्की सड़क पर रुक कर कहीं चाय बनाई जाएगी और फिर चांद उठ आने पर आगे बढ़ा जाएगा। जंगल पार हो लिया गया, बीच में कहीं कहीं मोड़ों पर रास्ते से थोड़ा भटक कर उल्टा लौट कर पथ खोजना पड़ा, किंतु विशेष असुविधा नहीं हुई। पक्की सड़क पर अगर देखें तो जो है पक्की सड़क पर आकर जल्दी जल्दी चाय पी गई। कहाँ पे? पक्की सड़क पे आए, जल्दी जल्दी चाय पिए। चांद निकल आया और रास्ता तथा वन्य प्रदेश को साफ दिखने लगे, पर गाड़ी चलाती हल्की सी धुंध छाने लगी और दिखना असंभव हो गया। चांद निकल आया, रास्ता तथा वन्य प्रदेश काफी दिखने भी लगे, लेकिन धुंध आ गया। धीरे धीरे चलते रहे, आधा रास्ता तय हो चुका था। कुछ मील जाकर होलू गांव आएगा, जहां अमेरिकी ठिया है और पास ही जंगलों के विभाग का बंगला है। हठात स्टीयरिंग लड़खड़ाया और एक शब्द हुआ जिसकी हिंदी अविधा अविधा में कहें धड़ाम से, बंगला के ध्वनि सुरी फटास में कहीं अधिक सजीवता है। पंक्चर। यायावर ने पहले स्टीयरिंग संभाल कर फिर ब्रेक लगा दिए, गाड़ी रुक गई। पहिया देखा गया, अंधकार में औजार निकाल कर टटोले गए। जैक को धुरी के नीचे रखा गया। जैक नीचा था, नीचे जमीन भी पोली थी। उस जमाने के लिए पत्थर की जरूरत होगी, उसे जमाने के लिए यायावर ने जो है यायावर ने कुंदन सिंह को पत्थर ढूंढ लाने के लिए कहा। ये देखिएगा, यायावर ने किसको बोला था? कुंदन सिंह को पत्थर ढूंढने के लिए। और स्वयं क्या किया उसने? स्वयं स्पैनर लेकर नए पहिए को खोलने लगा। नया पहिया पंक्चर वाले, जो नया पहिया था वो पंक्चर वाले पहिए के साथ टिका दिया गया। तो क्या किया गया? नया पहिया जो पंक्चर हुआ था उसके साथ टिका दिया गया। ढिवरियों को एक एक चक्कर घुमाकर नरम कर लिया गया और धुरी उठे तो पहिया खोला जाए। पर कुंदन सिंह का कहीं कोई पता ही नहीं। यायावर ने थोड़ी प्रतीक्षा की, फिर भुनभुनाते हुए जाकर स्वयं पत्थर ढूंढने लगा। पत्थर लेकर लौटा, तभी अभी कुंदन सिंह का कोई चिन्ह नहीं था। यायावर ने पत्थर जमाकर जैक उठाया और पहिए की ढिवरियां खोलने लगा। स्पैनर के एक एक चक्कर के साथ साथ उसका पारा एक एक डिग्री चढ़ता जा रहा था कि ये कहाँ गया कुंदन। सब डिवरियां खोलकर जब पहिया गिराया गया, तब अपने बड़े फौजी बूटों को ढवर ढवर बजाता हुआ दो पत्थर उठाए कुंदन सिंह धुंध में अवतीर्ण हुआ। यायावर ने दांत पीसकर कहा, मिल गए तुम्हें पत्थर? उजड्ड के लिए मुस्कान परमास्त्र। अब देखिए, उजड्ड के लिए मुस्कान क्या है? परमास्त्र है। वो मुस्कान जो स्पष्ट बता देती है कि जब मुझ में अपना दोस्त समझने की ही बुद्धि नहीं है, तब आपका क्रोध मैं कैसे समझूं। वही मुस्कान कुंदन सिंह के चेहरे पर थी। खीसे काट कर बोला, जी जरा ठहर गया था। यायावर और भी क्रुद्ध स्वर में कुछ कहने ही जा रहा था कि कुंदन सिंह ने वैसे ही कहा, जरा सांप लड़ गया था। यायावर अवाक, सांप काट गया? गया नहीं, गया था, वो भी जरा। थोड़ी देर बाद उसे ध्यान हुआ कितनी देर में उसने कहा ही नहीं। कुछ कहना जरूरी है, पर कहे क्या इस आदमी को? अपनी असमर्थता पर गुस्सा ही उसके प्रश्न में प्रकट हुआ। सांप मर गया कि नहीं? इस प्रश्न का अर्थ कुंदन सिंह की बुद्धि की अस्पष्टता बाहर था। उसने अचकचा कर कहा, जी तुमको जिस सांप ने काटा वो मर गया कि नहीं? कम से कम दांत तो टूट गए होंगे उसके। कहता हुआ यायावर भी उठा। ट्रक में से पेटी खोल
माचिस, मोमबत्ती, दवा का बॉक्स निकालकर कुंदन की टांग देखने पर मालूम हुआ कि सांप ने जीन की पैंट के ऊपर से काटा था। दांत हल्के लगे थे। चाकू से निशान जरा खोलकर उसमें दवा मल दी गई। फिर पहिया फिट करके गाड़ी चली। रात के कितने 12 बजे के लगभग कुंडिल नदी पार करके थोड़ी देर में शदिया पहुंच गए। सर्किट हाउस में जो तेल का लैंप जल रहा था उसकी दीप्ति ऐसे लगी मानो कभी उतना प्रकाश न देखा हो। साथ ही उस ठीक ठिकाने कमरे में दिन भर के जंगल के दृश्य मानो स्वप्न की तरह खो गए। वैसे ही बहिष्कृत हो गए जैसे फिरंगी पॉलिटिकल एजेंटों के दफ्तरों से वनवासी फरियादी ताड़ित कर दिए जाते हों। लेकिन यायावर के मन में जो जंगल की पुकार गूंजती है उसे सर्किट हाउस के कमरे की दीवार नहीं रोक सकती। सदिया का प्रदेश सदिया का प्रदेश कामरूप के इतिहास के कई स्मारक अपने गहन वनों में छिपाए हैं। कुछ की झांकी जब तक मिलती रही है, कुछ कभी देखे जा सकते थे लेकिन अब बिल्कुल ही लुप्त हो गए हैं। सदिया भी प्राचीन सुटिया राज का अवशेष है जो स्वयं कदाचित महाभारत कालीन राजा भीष्मक के वंश के हास के बाद खड़ा हुआ था। प्राचीन इतिहास के शोध में यहाँ जाना अनावश्यक है किंतु सदिया की व्युत्पत्ति मनोरंजक है। कथा है कि जो भीष्मक का एक वंशधर बीरपाल अथवा बीरबर सोनागिरी का राजा था। उसकी रानी रूपवती ने पुत्र लाभ के लिए कुबेर की स्तुति की। कुबेर एक दिन उसके पति का रूप धारण कर रूपवती के पास आए। रूपवती ने उन्हें नहीं पहचाना और उनके साथ रमण किया। अनंतर बीरपाल को कुबेर ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश किया कि एक वृक्ष विशेष के नीचे जाकर देखे, वहां जो कुछ उसे मिले उसे पूज्य मानकर ग्रहण करे। बीरपाल वृक्ष के नीचे गया। वहां उसे एक तलवार, एक ढाल और एक ढाल से ढकी हुई सोने की बिल्ली मिली। कालांतर में रूपवती ने पुत्र प्रसव किया जिसका नाम गौरी नारायण रखा गया। यही कुबेर पुत्र गौरी नारायण बीरपाल के बाद राजा हुआ और रत्नध्वज पाल के विरुद्ध से प्रसिद्ध हुआ। असमिया भाषा की एक बुरंजी हस्तलिखित इतिहास ग्रंथ से विदित होता है कि उसने शक संवत जो भी 1146 में राजग्रहण किया। रत्नध्वज ने राजा भद्रसेन को परास्त करके एक नया नगर बसाया जिसका नाम रत्नपुर रखा। उसके पराक्रम ने उसके राज का बहुत विस्तार किया। बुरंजी के अनुसार बंगाल के सुल्तान जलालुद्दीन मसूद मलिक जानी से उसने मैत्री स्थापित की और सुल्तान ने उसे समय समय पर गंगा जल भेजना स्वीकार किया और बदले में परशुराम कुंड का उसने पानी चाहा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ना परशुराम कुंड का पानी। रत्नध्वज का एक पुत्र उस समय बंगाल में गौड़ेश्वर राजा के पास शिक्षा के लिए रहता था। इस कुमार की बंगाल में ही मृत्यु हो गई। सुटिया राजाओं की दाह संस्कार विधि से अनभिज्ञ होने के कारण गौड़ेश्वर ने क्या किया, कुमार का शव उसके पिता के पास भेजने का निश्चय किया। रत्नध्वज जो है तब उस समय लोहित के तट पर सिंधु क्षेत्र में एक नया महल बनवा रहा था। यही सिंधु क्षेत्र में कुमार का शव उसे दिया गया और इसी घटना के कारण उस स्थान का नाम स दिया। तब से यही नाम प्रचलित है, श। वर्तमान देवरिया सुटिया जाति के लोग अपने को क्षत्रिय बताते हैं। संभव है कि सुटिया भी क्षत्रिय से बना हो, जो हो उनकी भाषा में हिंदी संस्कृत शब्द प्रभूत है। और बुरंजी में लिखा है कि जब सुटिया बर्मा से असम आए तब केवल उन्हीं के पास लिपि थी, जिससे सिद्ध होता है कि यह जाति साक्षर और संस्कृत थी। अब भी देवरिया जाति उच्च जाति मानी जाती है और उनके घरों में हर कोई प्रवेश भी नहीं पा सकता। सुटिया राजा तांत्रिक थे और उनके बनवाए हुए तामेश्वरी देवी के मंदिर के अवशिष्ट अब भी सदिया के उत्तर में पाए जाते हैं। अभी भी बता रहे हैं कि वो चीज जो है पाए जाते हैं सदिया में वह। और एक अंग्रेज यात्री ने ये मंदिर देखा भी था। उसका तांबे का कलश अब तब टूट कर अलग पड़ा हुआ था। अब ये प्रदेश जंगल ने ले लिया है। अनुमान में ये भी किया जाता है कि पहले ब्रह्मपुत्र की धारा यहीं से बहती थी। उसका पाठ क्रमशः दक्षिण को हटता गया और जल दुर्लभ होने से उत्तरी प्रदेश उजड़ते गए। कालांतर में यहाँ पे अहोम आक्रमणों से परास्त होने पर सुटिया का वैभव मिट गया। तभी उत्तरी प्रदेश जंगल के आक्रमण को भी नहीं रोक पाए और डूब गए। असम में अन्यत्र कई स्थानों पर भी कहते हैं कि ऐसा हुआ है। गाड़ी तिनसुकिया तक नहीं पहुंची।
डुमडुमा से कुछ आगे यानी गाड़ी जो थी वो तिनसुकिया तक नहीं पहुंची। डुमडुमा से कुछ आगे बैटरी की शक्ति समाप्त हो गई, इंजन बंद हो गया। डायनेमो में भी सफाई आदि करके जो काम चलाऊ प्रयोग किए जा सकते थे किए गए, पर व्यर्थ था। अंत में क्या हुआ कि एक अमेरिकी ट्रक जो था उसके पीछे जुत कर घिसटते हुए ये तिनसुकिया पहुंचे, जहाँ 3-4 दिन गाड़ी ठीक ठाक कराने में लग गए। तिनसुकिया जो रेल का जंक्शन है, तिनसुकिया रेल का जंक्शन है, जहाँ से एक लाइन तो सीधी सैकुआ घाट चली गई है, एक और पूर्व की ओर मुड़कर डिगबई के तेल क्षेत्र को पार करके मरगरीटा और लीडो जाती है, जहां से बर्मा चीन वाली सड़क का आरंभ होता है। प्रस्तुत प्रसंग में उस क्षेत्र का वर्णन अनावश्यक है, इसलिए नहीं है। यूँ तो ये यात्रा विशेष यहाँ से आगे अप्रासंगिक हो जाती, क्योंकि तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ लौट कर यायावर ने जो है अपना कार्यसूत्र फिर पकड़ा, और जैसे तरुआसी एक प्रकार की मकड़ी अपने झूलते सूत के सहारे पेड़ पर चढ़ जाती है ना और फिर झूलती है, वैसे ही उसके सहारे क्रमशः अपने केंद्र शिलोंग जा पहुंचा, जहां से फिर नया अभियान आरंभ हुआ। किंतु एकाधिक किस्तों में ही सही, परशुराम कुंड से उत्तर पश्चिम की यात्रा धीरे धीरे अग्रसर होती ही रही, और यहाँ दफ्तर आदि गौड़ बातों को छोड़कर भटकने के मुख्य विषय को ही लिए रहना ही अभिष्ट है। शिव सागर बांग्ला में अगर देखें तो तालव्य मूर्धन दंसा, सबका अगर देखें तो उच्चारण जो है शा उच्चारण होता है बांग्ला में। वैसे ही असमिया में कहते हैं कि सब हा हो जाता है, इसीलिए शिव सागर ह्यू हागर हो गया है। यदि अंग्रेजी लेखन उच्चारण शिव सागर के प्रभाव से वैसा उच्चारण असमियों में भी बढ़ता रहा। ये बस्ती एक बड़े ताल के किनारे बसी है, जो अहोम राजत्व काल में बना था, और इसलिए एक अचरज माना जाता है कि उसका तल आसपास के प्रदेश से लगभग 30 फुट ऊंचा है। फिर भी ताल जो होता है ना वो सब हमेशा भरा रहता है, बल्कि उसका तेल भी लगभग एक सा रहता है। इसी सागर के किनारे 3 मंदिर हैं, और यहाँ से जोराहट के रास्ते पर रुद्र सागर और जय सागर के किनारे अन्य मंदिर और महल हैं। शिव सिंह और रुद्र सिंह प्रतापी अहोम राजा थे, और जयमती एक वीर नारी जिसका नाम असम का बच्चा बच्चा जानता है, और उनका चरित्र असमियों को उत्कट देश प्रेम का पाठ सिखाता है। जोरहाट, नौगांव, गुवाहाटी, गुवाहाटी वास्तव में गुवाहाटी है। असमिया सुपारी गुवाहाफल का प्रसिद्ध प्राचीन हाट। ये असमिया कामरूप राज्य की राजधानी है और प्रमुख व्यापार केंद्र तो है ही। इसके अलावा नीलाचल पर स्थित कामाख्या देवी के मंदिर के कारण इसकी कीर्ति और भी फैली। असमिया लोग तो निराकारोपासक वैष्णव होते हैं, पर कामाख्या के दर्शन के लिए हजारों बंगाली यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। दर्शनार्थियों को देखकर पंडों का जो झुंड उन पर टूटता है, वो बांग्ला शब्दों की ध्वनि पड़ते ही सतभइयों की तरह मुंह को साफ प्रदर्शित करने लगता है, किंतु अन्य भाषाओं को सुनकर अप्रतिभ होकर प्रायः कहता है, अरे एरा तो बंगली ने, अरे ये तो बांग्ली नहीं बंगाली नहीं है। और असमिया भाषा सुनकर तो पंडा वृंद वैसे ही श्रीहत हो जाता है, जैसे प्रभात के समय का छोटा उल्लू हो जाता है। अब हम जो है इसके आगे जो है यात्रा करेंगे नेक्स्ट डे में, है ना। करीबन हमने इस वैसे भी 35 पेज कर लिया है एक क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे यात्रा बहुत ज़बरदस्त रही, कई स्थानों से आप परिचित हुए। हाल बहुत ज़्यादा आपको लोकेशन का लेके वो होगा, तो थोड़ा सा जब पढ़ते रहिएगा ना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, थोड़ा सा एक बिंब बनाते चलिएगा। और जब सेकेंड क्लास हम शुरू करेंगे एक बार हल्का सा रिविजन करके फिर हम नेक्स्ट क्लास को मूव करेंगे। बाकी इस क्लास के संबंध में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। जो भी विद्यार्थी जो है ग्रुप से जुड़ेंगे, क्लास लेंगे, वो एक बार मैसेज कर देंगे, एक ग्रुप बना देंगे यूजीसी नेट यूनिट 10 का, और धीरे धीरे आप जो है इसमें पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।